हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं, जैसे डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ एंड एसाइक्लिक ग्राफ। तो इस सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के ग्राफ्स हमारे होते हैं। उसके बाद ये देखेंगे किस तरह से ये बिग जाइंट्स कंपनीज जो है, जैसे फेसबुक है, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये किस तरह से ग्राफ्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, क्यों वहां पर उनके इंटरव्यूज के अंदर इतना सब कुछ पूछा जाता है ग्राफ्स के बारे में। उसके बाद हम ये सीखेंगे किस तरह से हम मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स को, जिसके अंदर हम देखेंगे एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में। उसके बाद हम खुद का डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि होगा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन, और उसी के साथ इंप्लीमेंट करेंगे हम ऑल टाइम फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि है BFS एंड DFS, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए दिल थाम के बैठिए और गौर आगे देखिए क्या हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाए, मैं इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं। तो ग्राफ्स बेसिकली एक फाइनाइट सेट होता है वर्टेक्सेस का, जिनको हम नोड्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्राफ है, जिसके अंदर ये हमारे पास में एक नोड है, ठीक है, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ऐसी मल्टीपल नोड्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं। किस चीज से कनेक्टेड होती हैं? इसको कहते हैं हम एज, ठीक है ना। ये सारी की सारी नोड्स हमारे पास में एजेस से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। यानी कि हमारे किसी भी ग्राफ के अंदर मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं, उनको वर्टेक्सेस भी कह सकते हैं। तो एक हमारे पास में इसमें टोटल 5 हमारे पास में वर्टेक्सेस हो गए, या आप नोड्स कह सकते हैं इनको, ठीक है, वर्टेक्स और नोड, ठीक है। एंड यहां पर ये सारे के सारे वर्टेक्सेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जिस चीज से कनेक्टेड होते हैं उसको हम एजेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एज हो गई। तो ये जो एजेस हैं मल्टीपल वर्टेक्सेस को कनेक्ट कर रही होती हैं, यानी कि मल्टीपल वर्टेक्सेस से कनेक्टेड होती हैं, तो हमारे पास मल्टीपल एजेस हो सकती हैं। तो एक एज ये हो गई, दूसरी एज ये हो गई, तीसरी एज, फोर्थ एज, फिफ्थ एज, सिक्स्थ एज, सेवंथ एज, इवन फर्दर एक और एज हो सकती है, ऐसे करके ऐसे भी एज हो सकती हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल एजेस पॉसिबल हैं, और ये एक ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ ग्राफ विच इज हैविंग टू वर्टेक्सेस A, B, so this represents that there is an edge between A and B, ठीक है ना। किसी ग्राफ को अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ के बीच में या इन दो वर्टेक्सेस के बीच में एक एज है बिटवीन A एंड B, हम ये कह सकते हैं। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से लिखा होता है बुक्स के अंदर, U, V, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास में वर्टेक्स U है, एक का वर्टेक्स हमारे पास में V है, इन दोनों के बीच में एक एज है। अब ये एज जो होती है वो डायरेक्शनल भी हो सकती है, अनडायरेक्शनल भी हो सकती है, वेटेड भी हो सकती है। तो यहां पर ये किसी तरह की हो सकती है, तो आगे देखेंगे इसके अंदर। बट ये जो इतना एक रिप्रेजेंटेशन है वो ये कहता है कि हमारे पास में दो वर्टेक्सेस के बीच में एक एज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो यानी कि हम जो है इस E और D को कैसे लिखेंगे, E, D, which says that there is an edge between the vertex E and the D, and what type of edge it is, if you can see here, अगर यहां पर तुम देख रहे हो, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी है, इसलिए ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है एक तरीके का, ठीक है ना। रादर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ ही है, जिसके अंदर हमारे पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं है ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ के ऊपर कोई भी वेट नहीं है, इस एज के ऊपर कोई भी वेट नहीं है, इसलिए ये अनवेटेड भी है, ठीक है ना। तो ये अनडायरेक्टेड और अनवेटेड एज हो गई हमारे पास में। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने यहां पर ये देखा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, यानी कि जो हमने यहां पर ये E और D को देखा था, ये डायरेक्टेड है अनडायरेक्टेड है, कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास में E, D इज इक्वल टू D, E, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है मेरे पास में, ये क्या है, अनडायरेक्टेड है, क्योंकि हम E से D पे भी जा सकते हैं और D से E पे भी जा सकते हैं। अगर ये होता E, D इज नॉट इक्वल टू D, E, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में E से D जाने का डायरेक्शन तो है, बट D से E आने की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये हमारे पास में डायरेक्टेड ग्राफ होगा। और अगर हमारे पास में इस एज के ऊपर यहां पर कोई नंबर लिखा होता है, लेट्स से 50, या कुछ कोई भी वेट होता, तो इस तरीके के ग्राफ को हम एक वेटेड ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वेट है हमारा कुछ भी हो सकता है, ये टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कोई वैल्यू हो
सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बेस्ड ऑन द सिनेरियोज। नेगेटिव किस केसेस में होगा, जिस तरह पे हम प्रॉफिट एंड लॉस टाइप की कोई चीज हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो उस केस के अंदर ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर देखी थी, जो यहाँ पर हमने डायरेक्शन की बात करी है, अगर हमारे पास में ये एक ग्राफ है जिसके अंदर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, जिस तरह से हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो हम उसको एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी है और किसमें नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से एरो यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं तो अब ये कहता है कि a, b इज नॉट इक्वल टू b, a, ठीक है ना। मतलब कि ये डायरेक्शनल ग्राफ है हमारे पास में, ये चीज क्लियर हो गई है। ये कहां पर हो सकता है यार, देखो आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में कर देखते हैं, यहाँ पर हम रोड्स वगैरह देखते हैं। कुछ रोड्स होते हैं जो कि 2 वे रोड्स होते हैं, उस पर हम आना जाना दोनों कर सकते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, अदरवाइज हमारा चलान वलान कट जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम उस जगह पर देख सकते हैं कहां पर हमारे पास में ओनली डायरेक्शनल है, ठीक है ना, और कहां पर बोथ वे हमारे पास में अलाउड है। ये हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं जहां पर हम इस डायरेक्टेड ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये 2-4 चीजें थी जो आपको समझनी जरूरी थी कि हमारे पास में डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है। वो मैंने आपको एक ओवर समरी के अंदर आपको बता दिया है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड या फिर वेटेड ग्राफ को। तो बात आ जाती है कि क्या यार ये जो हमने नोड स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया है कुछ इस तरह का, क्या ये इसी को ही ग्राफ कहते हैं। ग्राफ किस तरीके के हो सकते हैं, ग्राफ यार बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये एक ग्राफ है जो हमने अभी देखा ही था, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक ग्राफ है। एक ग्राफ ये भी हो सकता है जिस तरह से हमारे पास में एक इंटरनेट होता है। इंटरनेट जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, यहाँ पर एक नोड जो है वो मल्टीपल नोड से भी ज्यादा कनेक्टेड हो रखी है, ठीक है ना, उसको भी हम ग्राफ कह सकते हैं। ये भी एक तरीके का ग्राफ है। ये एक हमारे पास में एक लिंक लिस्ट भी एक टाइप का ग्राफ ही है, इसके अंदर आप देख सकते हो वन इज कनेक्टेड टू अनदर, इसके बाद वो किससे फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से एक फॉर्मेट के अंदर, लिंक लिस्ट की फॉर्मेट के अंदर एक कनेक्टेड है। तो ये भी हमारे पास में एक ग्राफ है, ठीक है ना। ये देखो मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है ना। ये नोड्स एक और बिग और नोड से कनेक्ट हो रही है, जो कि इसके पास भी काफी सारी सब नोड्स हैं। ये भी एक तरीका का ग्राफ है। इसको कैसे कह सकते हैं हम, जैसे हमारे पास में हमारा फेसबुक है, फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर क्या है, आप इसको एक फेसबुक की प्रोफाइल समझ लो, ठीक है ना। ये आपकी फेसबुक की प्रोफाइल हो गई। ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो सकता है एजुकेशनल डिटेल हो गई, ये आपकी हो सकता है बर्थ डिटेल हो गई, ये आपका प्रोफेशनल डिटेल हो गई, ये आपकी जो लाइक्स हैं उसके हो गया। ये जो आपने यहाँ पर देखा हुआ ये हो सकता है हमारा फेसबुक कोई ग्रुप हमने ज्वाइन कर रखा हो, वहां पर उसके पर्टिकुलर फीचर्स हो। तो यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी किसी भी तरीके से हो सकती है। ये भी एक तरह का ग्राफ ही है जिसके अंदर क्या है कि एक एसोसिएशन ये है, एक एसोसिएशन ये है, मल्टीपल एसोसिएशंस एक सिंगल एसोसिएशन से कनेक्टेड हो रखी हैं, ये यहाँ से अपना डेटा लेकर आती हैं। तो ये भी एक तरीके का ग्राफ है। ये भी आप एक तरह का नेटवर्क समझ ही सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है, वो भी एक तरह का ग्राफ है। यानी कि ग्राफ के रिप्रेजेंटेशनल वे बहुत सारे हो सकते हैं, ये कितने भी तरीके के हो सकता है, हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर कुछ भी नोड्स, कुछ भी वर्टेक्सेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं तो हम उनको ग्राफ कहते हैं। तो इसके अंदर हम किसी भी तरीके का डेटा रख सकते हैं, यानी कि जो हमारे ये नोड है इसके अंदर डेटा कुछ भी हो सकता है उसकी पर्सनल डिटेल हो सकता है ये जो पर्टिकुलर नोड है ये और किसी फर्दर नोड्स के साथ में कनेक्टेड हो रखी हो, जिसके अंदर और डिटेल्स हो रखी हो, सब पड़ी हुई हो हमारे पास में। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया था अभी फेसबुक का, कि किस तरह से फेसबुक के अंदर हमारी प्रोफाइल कनेक्टेड होती है दूसरे लोगों के साथ में। तो यानी कि ये जब मेरी प्रोफाइल थी तो हो सकता है ये किसी सेकंड पर्सन की प्रोफाइल हो, उसके साथ कनेक्टेड हो रखी है। तो इस तरीके से भी हमारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है हमारे ग्राफ्स के अंदर। तो अब ये बात आ जाती है कि भाई हम ग्राफ्स पढ़ते ही क्यों हैं, क्यों इनकी इतनी ज्यादा जरूरत है, क्यों इसके बारे में इतना ज्यादा बात करते हैं इंटरव्यूज के अंदर। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक हो गई हमारे पास में, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गए, गूगल हो गए, ये सब है ना ग्राफ्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन को फास्ट बनाने के लिए। देखो इनको रिजल्ट्स लेकर आने होते हैं, बहुत क्विकली लेकर आने होते हैं, बहुत फास्ट इनको रिजल्ट्स लेकर आने होते हैं। अगर हम इनको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देंगे तो इनको बहुत बड़े बिजनेस लॉसेज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो इनको इंप्लीमेंटेशन करनी होती है और इनको जो अपना सॉल्यूशंस बनाने होते हैं उसके अंदर इनका ग्राफ का बहुत ज्यादा इंटेंसिवली यूज होता है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का डेटा रख सकते हैं और किसी भी तरीके से उसको स्कैटर्ड करके यूटिलाइज कर सकते हैं इन एफिशिएंट मैनर के अंदर। क्विकली देख लेते हैं सारे के सारे ग्राफ जो हमने अभी तक पढ़े हैं, अभी तक हम समझने की कोशिश करी कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, उनको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारे पास में अनडायरेक्टेड ग्राफ्स कौन से होते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स वो होते हैं जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे हमारे पास में 2 वे हाईवेज
या तुम ये कह सकते हो कि हमारे पास में दिल्ली टू मुंबई एयरलाइन एग्जिस्ट करती है और मुंबई से दिल्ली वापस आने के लिए एयरलाइन एग्जिस्ट करती है। बट ऐसे भी बहुत सारी जगह होंगी, या फिर ये ट्रेन का नेटवर्क भी हम ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी जगह होंगी जो दिल्ली से हम किसी पर्टिकुलर स्टेट या सिटी के अंदर जा सकती है, बट वहां से वापस दिल्ली नहीं आती है। ऐसा कई सारी रेलवे कनेक्टिविटीज भी होंगी हमारे पास में। तो जहां पर बोथ डायरेक्शनल है, आना जाना दोनों हो सकता है, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हम बोथ डायरेक्शन के बीच में एक एज डिफाइन कर देते हैं। ये एज डिफाइन हो जाता है, ये बता देता है कि इन दोनों के बीच में बोथ वे डायरेक्शन, बोथ वे कम्युनिकेशन हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है वो क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में एक डायरेक्शन दी होती है। जैसे यहां पर दे रखी है कि हम ए से बी तो जा सकते हैं, लेकिन बी से वापस ए नहीं जा सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता रखी है। तो यानी कि अगर हमें ए तक जाना है तो ए तक जाने के लिए इस ग्राफ के अंदर कोई रास्ता नहीं है। ए सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट ही हो सकता है, यहाँ पर वापस जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बिकॉज ए जो कनेक्टेड है हमारे पास में इधर बी से है या ई से है, ठीक है ना। और दोनों की दोनों आउटबाउंड यहाँ पर अपने डायरेक्शंस हैं यहाँ पर ए की तरफ में, तो इस वजह से ये किसी भी तरफ से हम एक से बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन ए के अंदर वापस नहीं जा सकते हैं। ये चीज क्लियर होगी तुम्हारे को, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास में ये हो गया कि हमारे पास में मान लो ये हमारे पास में एक रोड है। इस रोड के अंदर जो है यहाँ पर हम बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन आगे जाके ये जो है रास्ता जो है ये दो रास्ते में चला जाता है। एक रास्ता ये चला गया, यहाँ पर अलाउड सिर्फ इस सिंगल डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर स्टिल बोथ डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो यहाँ पर इस तरह की जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करने में काम आएगा, और अनडायरेक्टेड ग्राफ है वो इसके अंदर होगा। एक ग्राफ के अंदर बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अनडायरेक्टेड ही होगा या सारा का सारा डायरेक्टेड ही होगा। ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेट्स से कि ऐसा हो सकता है ए टू बी, ये हो गया हमारे पास में बोथ डायरेक्शन, एंड सी ये हो गया हमारे पास में यूनि डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि इसके अंदर डायरेक्टर अनडायरेक्टर कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसलिए इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज देख लेते हैं, वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ क्या होता है। भाई देखो, अनवेटेड ग्राफ क्या है कि भाई हमें नहीं पता इसके ऊपर यहाँ से ए से बी जाने में क्या कॉस्ट लग रही है या बी से ए जाने में क्या कॉस्ट लग रही है, वॉटएवर, यहाँ पर कॉस्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं ए से बी जाने की जो कॉस्ट है वो 20 है, ठीक है ना। बी से डी जाने की कॉस्ट जो है 50 है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हमें किसी भी उसके अंदर जाने के लिए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर या एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए जो भी हमें कॉस्ट लग रही है वो अगर हम उसके एज के ऊपर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, वेटेड ग्राफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर हमारे पास में अनडायरेक्टेड ग्राफ है वो वेटेड ग्राफ नहीं हो सकते, ये भी वेटेड ग्राफ हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 40 लिखा होता है, 20 लिखा होता तो ये भी वेटेड ग्राफ ही कहलाता, जो इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये हमारे पास में अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ हो जाता, ठीक है ना। ये हमारे पास में डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास में यूनिडायरेक्शनल एजेस नहीं है और उसके ऊपर कोई वेट लिखा हुआ है तो वो हमारे पास में अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर हमारे यहाँ पर वेट नहीं लिखा हुआ है तो ये अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। चीज क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है कि ये हमारे पास में एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर वेट्स उसके एजेस के ऊपर डिफाइन कर रखे हैं और उसके अंदर डायरेक्शन भी दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे टाइप के हमारे पास में ग्राफ्स आ जाते हैं वो होते हैं साइक्लिक ग्राफ एंड एसाइक्लिक ग्राफ। सिंपल, आपको नाम से पता चल रहा है। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, जिसमें एक साइकिल बन रही होती है, यानी कि हम ए से सी पर जा सकते हैं, सी से बी पर जा सकते हैं, बी से ए पर जा सकते हैं, या फिर रिवर्स भी ए से बी पर जा सकते हैं, बी से सी पर जा सकते हैं, सी से ए पर जा सकते हैं। यानी कि एक साइकिल हमारे पास में बनती जा रही है। इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्राफ। जिसके अंदर साइकिल नहीं बन रही है, यानी कि हम ए से बी जा सकते हैं, बी से सी, बट सी से ए हम नहीं जा सकते, इस तरीके के ग्राफ को हम एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं। ये भी हमारे पास में वेटेड हो सकते हैं, ठीक है, और अनवेटेड हमने आपके यहाँ पर शो कर ही रखा है। ये भी डायरेक्टेड हो सकते हैं और अनडायरेक्टेड हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो यानी कि हमारे पास में ग्राफ वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बस डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा होता है। अगर हमारा एक कोई ग्राफ है, लेट्स से हमारे पास में ये ग्राफ है, अगर यहाँ पर वेट लिखा होता 40, 30, 20, तो ये ही मेरे पास में क्या होता, अनडायरेक्टेड वेटेड साइक्लिक ग्राफ। क्लियर हो गई। अगर यहाँ पर डायरेक्शन होती तो ये हमारे पास में क्या होता, डायरेक्टेड वेटेड साइक्लिक ग्राफ। ये चीज क्लियर हो गई।
इस केस में क्या होता है हमारे पास में, अगर यहाँ पर वेट नहीं है तो अनवेटेड एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया ये, ठीक है ना। उसके बाद में अगर यहाँ पर वेट होता है यहाँ पर ये, और यहाँ पर डायरेक्शन होती तो ये वेटेड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हो गया। ये चीज क्लियर होगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम ग्राफ्स को अपने डेटाबेस के अंदर या फिर हम अपनी मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हम अपने उसके अंदर कैसे कैसे रख सकते हैं। देखो ये हमारे पास में एक ग्राफ है, ठीक है ना। ये हमने अभी अनडायरेक्टेड ले रखा है, अंडरवेटेड ग्राफ हमने ले रखा है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना इसके बीच में कोई इसका वेट नहीं है, हम इसको कुछ भी मान के चल सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह। बस ये एक एज है, हम ये कंसिडर करें कि यहाँ पर एक एज है और ये हमारे पास में इनके वर्टेक्सेस हैं। दैट्स इट, हम इतना ही कंसिडर कर रहे हैं। अब इसको हम मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे जब एक्चुअली प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं तो यार वो मेमोरी में किस तरह से सेव हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, उसको करने का तरीका हो सकता है। देखो अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि भाई मैं ये लिख लेता हूँ कि भाई मेरे पास में एक ये एज है, 0 और 1 के बीच में एक एज है, और 1 और 0 के बीच में एक एज है। मान लो मैंने लिख दिया 0 और 1 के बीच में एज है और 1 और 0 के बीच में एक एज है, ये लिख सकते हैं। इन दोनों को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैं एक ही चीज लिख दूं कि भाई 0 और 1 के बीच में एज है, क्योंकि ये अनडायरेक्शनल है। अनडायरेक्शनल होने की वजह से मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 0 से 1 के बीच में भी रास्ता है और 1 से 0 के बीच में भी रास्ता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था u, v वाला फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशनल वे है ये किस तरीके से हो गया, यहाँ पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इस u, v रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से लिखेंगे u, v। ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मेरा 0 से 1 के बीच में एक एज है, ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। मेरा 1 से 2 के बीच में भी एक एज है, मेरा 2 से 3 के बीच में भी एज है, मेरा 3 से 4 के बीच में भी एज है, मेरा 4 से 0 के बीच में भी एज है, मेरा 1 से 4 के बीच में भी एज है, मेरा 1 से 3 के बीच में भी एज है, ठीक है। ये सारे के सारे एजेस मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे के सारे एजेस हमने देख लिए यहाँ पर। तो इसको मेमोरी में किस तरह इस तरह का कि ये एरे मैंने बना दिया, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ कि मैंने क्या करा, 0 और 1 के बीच में कि ये 0 से रिलेशन ले लिए जितने भी हैं, 0 से 4 के बीच में ले लिया, ये भी कवर हो गया मेरे पास में, ठीक है ना। ये दोनों एज, ये एज कवर हो गया मेरे पास में और ये एज कवर हो गया मेरे पास में। अब क्या है, 1 से लेके 2 के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है ना। तो 1 से लेके 2 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये वाला एज भी मेरा कवर हो गया। उसके बाद 1 से लेके 3 है, यानी कि मेरे पास में ये वाला एक एज भी कवर हो गया 1 से लेके 3 का। उसके बाद में मेरे पास 1 से लेके 4 के बीच में एक एज है, तो यानी कि 1 से 4 वाला ये वाला एज भी मेरा कवर हो गया। बच्चा कौन सा मेरे पास में, एक तो ये बचा मेरे पास में 2 से 3 वाला, तो मैं 2 से 3 वाला भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया एंड 3 से 4 वाला भी मैंने कर दिया। तो इस तरह की जो मेरे पास में ये एज की रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम कहते हैं एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एजेस की एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक बना ली है, इसको एक एरे में डाल लेते हैं और उसके बाद हम वहां से ही डेटा फैच करके ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे एजेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिंपलेस्ट वे हो गया कि हम क्या है, एक एजेस की लिस्ट बना लिया जहां पर भी हमारे एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये पहली रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास में किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास में कि आप सिंपल सा ये कह दो कि मेरे पास में जो भी वर्टेक्सेस हैं भाई उनकी एक लिस्ट बना लो मेरे पास में। मैं कहूंगा ठीक है भाई साहब बना लो, मेरे पास वर्टेक्स है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ये मेरे पास वर्टेक्स हैं। ठीक है भाई साहब, हम 0 से कहाँ जा सकते हैं, हम 0 से जा सकते हैं जी 1 पर जा सकते हैं, 0 से हम 4 पर जा सकते हैं, इसके अलावा तो कहीं नहीं सकते। यहाँ पर 1 एंड 4 यहीं पर जा सकते हैं। बिल्कुल जी, ये चीज़ कवर हो गई। अब क्या कर पूछ लिया इसने, अब कहता है अब काम बताओ आप 1 से कहाँ पर जा सकते हो। 1 से जा सकता हूँ जी मैं 4 पर जा सकता हूँ, 3 पर जा सकता हूँ, 2 पर जा सकता हूँ, 0 पर जा सकता हूँ। ठीक है जी, लिख दो 0 पर जा सकते हैं जी हम, 2 पर जा सकते हैं हम, 3 पर जा सकते हैं, 4 पर जा सकते हैं। लिख दिया जी मैंने सब कुछ। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया जी, आप 2 से कहाँ पर जा सकते हो। तो 2 से कहाँ पर जा सकता हूँ जी, 2 से जा सकता हूँ मैं 3 पर जा सकता हूँ, 1 पर जा सकता हूँ। ठीक है जी, लिख दो इसको, 1 पर जा सकता हूँ, 3 पर जा सकता हूँ, ये भी मैंने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या कर सकते हो, ये बता दो इसको कि भाई हम 3 से कहाँ पर जा सकते हैं। 3 से जा सकता हूँ मैं 1 पर जा सकता हूँ, 2 पर जा सकता हूँ, 4 पर जा सकता हूँ, यानी कि बहुत बढ़िया बात है। हम इनको लिख दो भाई 1 जा सकते हो, 2 जा सकते हो, 4 जा सकते हो, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद 4 पे भी कह देता है कि भाई 4 पे बता दो 4 से कहाँ पर जा सकते हैं। भाई 4 से जा सकता हूँ मैं 0 पे जा सकता हूँ, 1 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ। तो उसने कहा 0 पे जा सकता हूँ, 1 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ। यानी कि इसने क्या करा है, हर एक वर्टेक्स से ये देख लिया कि वो कहाँ पर जा सकता है या वहां पर कहाँ से आया जा सकता है। वो इसने यहाँ पर क्या करा, एक रिप्रेजेंट कर दिया। इसने क्या करा, इन सारे के सारे वर्टेक्सेस का एक एरे बना लिया
और इनके साथ में एक लिंक लिस्ट जोड़ दी। जो लिंक लिस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट लिस्ट, ठीक है ना। एडजेसेंट लिस्ट का मतलब कि जीरो के एडजेसेंट जाने के लिए कौन कौन से हमारे पास में तरीके हैं। तो जीरो के पास में जाने के लिए 1 है जो हमने यहाँ पर डिड्यूस कर लिया था, हमारे पास में 4 है जो हमने यहाँ पर डिड्यूस कर लिया था। ये मैंने एक लिंक लिस्ट यहाँ पर डिफाइन कर दी थी। अगर आपने लिंक लिस्ट नहीं देखी है तो भाई हमारी लिंक लिस्ट वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी की सारी नॉलेज क्लियर हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही हमने 1 को कैसे करा था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। 0, 2, 3 एंड 4 पर जा सकते हैं, 0, 2, 4, 2 एंड 3 पर हम जा सकते हैं। तो एक लिस्ट बना के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। ये चीज आपको क्लियर होगी कि मेमोरी के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक एरे बना देंगे और उस एरे के साथ में हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और उसके साथ में उसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर इस एरे से उसको एसोसिएट कर देंगे लिंक लिस्ट को कि भी उससे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहीं भी जोड़ते चले जाओ। मान लो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया क्या ये 10, तो इस 10 के साथ हम जो है ना इसको इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया 10, यहाँ पर इस वैल्यू कुछ लिख दिया और 10 बना के यहाँ पर लिख दिया। तो ये और भी आसान हो गया। हम यहाँ पर ग्राफ को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। बहुत ईजी हो जाता है हमारे पास में यहाँ पर किसी भी नोड को या किसी भी वर्टेक्स को ऐड करना, ठीक है ना, और उसका एक रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना। मान लो यहाँ पर 10 हुआ और ये 2 से भी होता तो हम यहाँ पर 2 के साथ भी इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पर 10 वाली इसको नोड को, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर हो गई। अब जो थर्ड टाइप की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास में आती है वो भी थोड़ी सी मजेदार है हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक 2D एरे बना लेते हैं, ठीक है ना भाई साहब। 2D एरे कैसा बनाया, एक ये हमारे पास में एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास में वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। एक्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, जितने भी मेरे वर्टेक्सेस हैं वो सारे के सारे लिख दिए मैंने। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4। जितने नंबर ऑफ हमारे पास वर्टेक्सेस हैं उतना, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 क्रॉस 5 का मैंने एक 2D एरे बना लिया। जिनको एरेज समझ में नहीं आ रहा वो हमारी एरेज वाली वीडियो को जाके देखें, आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सबके सारे बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक यहाँ पर 2D एरे बनाया और मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरा ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अगर मेरी कोई एज एग्जिस्ट करती है किसी भी एज के बीच में तो मैं उसको कर दूंगा 1। अगर एज एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं उसको कर दूंगा 0। ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि अगर मैं देखता हूं 0 से 0 के बीच में अगर कोई मेरी एज एग्जिस्ट करती है, ऐसी तो कोई एज नहीं है ना हमारे पास में। अगर ऐसी कोई एज नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 0। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में 0 से लेके 1 के बीच में क्या कोई एग्जिस्ट करती है, तो हाँ भाई 0 से लेके 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है तो मैंने इसको कर दिया 1। ये बात क्लियर हो गई। ऐसी 0 से लेकर मेरे पास में 2 के बीच में कुछ एग्जिस्ट करती है, 0 से 2 तो हमारे पास कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे कुछ एज नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि ये 0 कर दिया। 0 से लेके 3 के बीच में कुछ एग्जिस्ट करती है हमारे पास में, 0 से 3 भी कुछ भी नहीं है, यानी कि ये भी 0 कर दिया। क्या 0 से लेकर 4 तक कुछ एग्जिस्ट करती है, हाँ भाई एग्जिस्ट करती है तो मैंने ये 1 कर दिया। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो यानी कि मैंने किस तरह से फिल किया अपना ये मैट्रिक्स, जहां जहां पर मेरे पास में इस कॉरस्पॉन्डेंस अपने कॉलम के कॉरस्पॉन्डेंस कोई भी रो वाला जो हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर वहां पर कोई एज एग्जिस्ट करती है तो उस केस के अंदर मैं उसको कर दूंगा 1, अदरवाइज मैं उसको कर दूंगा 0। ये चीज क्लियर समझ में आ गई तुम्हें। इसी तरीके से मैंने पूरा ही ग्राफ भरा है, ठीक है ना। 1 से अगर हम देखते हैं 1 से 0 के बीच में रास्ता है तो हमने इसको 1 कर दिया। 1 से हमारे पास में 1 के बीच में कुछ नहीं है तो 0 कर दिया। 1 से 2 के बीच में रास्ता है तो 1 कर दिया। 3 के बीच में रास्ता है तो 1 कर दिया। 4 के बीच में रास्ता है तो हमने 1 कर दिया। तो हमने जैसी एज हमें मिल गई हमने उसके बेसिस पे यहाँ पर कर दिया। इस तरीके से हम जो है अपनी जो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2D एरे बना लेते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं हम एडजेसेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इस तरीके से हम ग्राफ को अपने डेटाबेस के अंदर या अपनी मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। अब इन सब को तो हमने रख तो दिया भाई, इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी तो होंगी कुछ ना कुछ। इतनी सारी टाइप की रिप्रेजेंटेशन है, हर किसी की कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे। तो चलो एक काम करते हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं कि भाई हर एक रिप्रेजेंटेशन का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। अब चलो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर। भाई देखो हमारे पास में एज लिस्ट है, बहुत सिंपल सा है। हमने क्या करा, एक एरे बनाया और उसके अंदर डायरेक्शंस दे दी। बहुत कम मेमोरी लेगा, सारे के सारे एजेस की लिस्ट अपने पास में रख लेगा।
लेकिन इसके अंदर क्या है कि यार अगर मेरे को मान लो तो इसके अंदर हमें अगर ये देखना है कि अगर इसके अंदर 4 और 1 के बीच में कोई रिलेशन है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस वाले उसको देखूंगा यहाँ पर 4 है कि नहीं, यहाँ पर 4 नहीं है, फिर मैं यहाँ पर देखूंगा, फिर रिवर्स जो है कनेक्शन चेक करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हाउएवर मेमोरी जो है इसने यूटिलाइजेशन करी है वो बहुत कम करी है। कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग करने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा सर्च करके लेकर आना, हर किसी की मैपिंग चेक करना, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, टाइम बढ़ गया। इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन हो गई है वो ये हो गई है हमारे पास में मैट्रिक्स की फॉर्मेट में। मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या बोलता है हमारे पास में, मैट्रिक्स भाई हमारे पास में ये बोलता है कि आप यार जितने भी हमारे पास में वर्टेक्स हैं और जितने भी हमारे पास में एजेस हैं उन सबको इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो जितने भी वर्टेक्स हैं उसका क्रॉस उतने ही वर्टेक्स का हमारे पास में एक वो बनेगा मैट्रिक्स। मतलब हमें यहाँ पर 25 इस ग्राफ का अगर हम कंसिडर करें तो 25 अगर हमारे पास में मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसके अंदर जो ये जीरो वाली जगहें हैं, जितनी भी यहाँ पर जीरोज हैं जहाँ पर हमारे पास में कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सारी की सारी मेमोरी वेस्टेज है, ठीक है ना। अगर मान लो हमारे पास में 100 क्रॉस 100 का ग्राफ होता तो इसके अंदर हमारे पास में कितना मेमोरी लोकेशन हमें फिक्स करना पड़ता, 10,000 का। एरे है तो एरे होने की वजह से भाई ये फिक्स मेमोरी लेगा, उसको उतनी कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए ही होगी, इस रो को इतनी कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए ही होगी, ऐसे करके 100 रोज हमारे पास आ गई, उतनी कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए ही होगी, चाहे वो यूटिलाइज हो या ना हो, चाहे वहां पर डेटा हमारे काम का हो या ना हो, लेकिन इतनी स्पेस हम उसके अंदर यूज करेंगे ही करेंगे। तो इसकी वजह से मेमोरी जो हमारे पास में है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंज्यूम होती है। आप रियल लाइफ के अंदर देखते हो, फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, वहां पर यार 100 या 5-10 रिकॉर्ड नहीं होते हैं भाई, वहां मिलियंस के अंदर होते हैं। सो मिलियंस काउंट मिलियंस, मिलियंस टाइम मिलियंस अगर हम इतना बड़ा मैट्रिक्स बना लेंगे तो भाई उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी सारा का सारा डेटा रखने के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ ये रखा हुआ कि हाँ भाई कोई कनेक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना। अब ये सोच के देखो हमारे पास में एक रेलवे नेटवर्क है। अब अगर हमारे पास में इंडिया के अंदर मान लो 10,000 रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर, तो मुझे किस स्टेशन के बीच में कौन सा स्टेशन एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10,000 इंटू 10,000 इतना बड़ा एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और उसके अंदर उस डेटा को रखना पड़ेगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और सिर्फ ये देखने के लिए क्या वहां पर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश है भी कि नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादातर जो स्पेस होगी, आप ज्यादातर देखोगे 90% केसेस के अंदर जो है हर एक जो स्टेशन है दूसरे स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। 90% केसेस ऐसा होगा। कुछ बड़े बड़े मेजर सिटीज हैं जहां से मेनली वो कनेक्टेड हैं, अदरवाइज छोटी सिटीज के अंदर, छोटे टाउन्स के अंदर जो भी स्टेशन हैं वहां पर सारे के सारे सिटीज, मेन सिटीज के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगी और परफॉर्मेंस हमारी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी। तो इस सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ पर आए, हमने सोचा कि यार इस सब चीज़ को सॉल्व करा जाए। ये तो बेकार प्रॉब्लम हमने फंसा रखी है अपने गले में, तो सॉल्व करने के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ में आए। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब एक काम करो, आप जो है ना एक लिस्ट बना लो जितने भी हमारे पास में जो है वर्टेक्सेस हैं हमारे ग्राफ के अंदर, और उनके साथ लिंक लिस्ट एक ऐड करते चले जाओ जहां भी उनकी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो मेमोरी चंक है वो यूटिलाइज होगा, जो हमारे पास में एरे बनाने के लिए होगा, कंटिन्यूस मेमोरी के लिए। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर कुछ भी ऐड करना और डिलीट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई मान लो एक और स्टेशन ऐड हुआ तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक नोड यहाँ पर अपनी ऐड कर दी, एक वर्टेक्स यहाँ पर ऐड कर दिया और उससे रिलेटेड यहाँ पर एक लिंक लिस्ट मैंने असाइन कर दी जिसने बता दिया वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है ना। मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो हमारा एकदम ऑप्टिमाइज वे के अंदर होगा, बहुत लिमिटेड मेमोरी हम इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। एफिशिएंसी भी बहुत हाई हो जाएगी। हम किसी भी नोड पर जाकर हम ये चेक कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स पर हम जाकर ये देख सकते हैं कि वो कहाँ पर जा सकता है, हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं उठानी पड़ेगी। तो मोस्टली केसेस के अंदर हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये एडजेसेंट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास में डेटा बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा डेटा है तो हम किसी को भी यूज कर लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा, अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उस केस के अंदर एडजेसेंट लिस्ट ही हमारा काम करेगी।
और इसी को ही हम जनरली यूज करते हैं। हम जब इंप्लीमेंट भी करेंगे अपना ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, हम एडजेसेंट लिस्ट को ही यूज करेंगे उसके लिए, और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम अपना ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने सब कुछ समझ लिया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी ग्राफ को, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एज लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जब हम अपना कोड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। भाई देखो सिंपल सा है, मेरे पास में ये एक ग्राफ है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि मैं एक एज लिस्ट जब बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट या फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा और उसके अंदर डिफाइन कर दूंगा हमारे एजेस। जैसे यहाँ पर 0 और 2 के बीच में एज है, 0 और 2 के बीच में ये वाला एज हो गया। 2 और 3 के बीच में एज है तो 2 और 3 के बीच में ये वाला एज हो गया। 2 और 1 के बीच में एज है तो 2 और 1 के बीच में एज हो गया। एंड 1 और 3 के बीच में एज है तो 1 और 3 के बीच में एज हो गया। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एक एरे के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर से मैं अपना ढूंढ के देख लूंगा कहाँ पर हम जा सकते हैं, किस किस के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, और ये हमारे पास में यहाँ पर क्लियर हो गया। तो एक रिप्रेजेंटेशन वे हमारे पास में हो गया। सेकंड रिप्रेजेंटेशन वे हमने जो देखा था वो देखा था एडजेसेंट मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर जिसके बीच में हमारे पास में एज एग्जिस्ट करती है वहां पर हम उसको 1 कर देते हैं, अदरवाइज 0 कर देते हैं। सेम हमने यहाँ पे क्या करा है, जैसे हमारे पास में 0 है, ठीक है, तो 0 के बीच में 0 हमने क्या देख लिया, इसको मान के चलो यहाँ पर 0 1 2 एंड 3, इसको मान के लो 0 ये हमने लिखा ही हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने देखा क्या 0 से 0 के बीच में नहीं है, 0 से 1 के बीच में भी नहीं है, 0 से 2 के बीच में है, तो यहाँ पर मैंने इसको 1 कर दिया, और 0 से 3 के बीच में नहीं तो यहाँ पर ये 0 है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो यानी कि यहाँ पर भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा अब यहाँ पर 1 है, 1 के अंदर 1 से 0 के बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, 1 से 0 1 से 1 के बीच में कुछ एग्जिस्ट करता है, 1 से नहीं भी करता है। यहाँ पर भी 1 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में है और 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 और 3 को दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरीके से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये हमारे पास में 2D एरे खतरा से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। बेसिकली हमें इसके अंदर नेम वैल्यू पेयर को यूज कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक उसका नेम हो गया कि हम किस एज के थ्रू ढूंढ रहे हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर हम एक एरे डिफाइन कर दे रहे हैं जिसके अंदर ये बता रहा है कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग नोड पर उनका कनेक्शन है कि नहीं है। ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट या यूजफुल कब होगा, जब हमारे पास में 0 1 2 इसी तरीके से हमारे नोड के अंदर डेटा होगा। मगर अगर यहाँ पर ABCD या फिर कोई XYZ है, फ्रेंड की डिटेल, ये सब कुछ हो गया, तो हमारा ये इतना यूजफुल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतने इजीली डिफाइन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम 0 1 ही देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कनेक्शन है कि नहीं है। उसके लिए हमें तो कुछ अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट वे होता है जो हमारे पास में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो है हमारे पास में एडजेसेंट लिस्ट का तरीका। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेम वैल्यू पेयर्स ही बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने यहाँ पर ने जितने भी वर्टेक्सेस हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। वर्टेक्सेस कुछ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका आइटम्स हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो किस तरह से एसोसिएटेड हैं उनके लिए हमने यहाँ पर एक वो बना दिया है, एरे बना दिया है। यहाँ पर हम अपनी लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं और वो दिखा सकते हैं कि वो किससे रिलेटेड है। हमने यहाँ पर कोई 0 1 नहीं करा, तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये बताया जो हमारा 1 है, 1 जो है हमारा 2 और 3 दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो 1 है हमारा, ये 2 और 3 दोनों से कनेक्टेड है। हमने क्लियर बस ये बताया है। हमारा 2 है वो 0 1 एंड 3 से कनेक्टेड है। हमारा जो 2 है ये हमारा 0 1 एंड 3 तीनों से कनेक्टेड। तो हमने यहाँ पर ये चीज क्लियर करके बताई है। इसीलिए ये जो है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बेस्ट वे है जिससे हम अपने ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑल्दो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं। इंटरव्यूज के अंदर हम इसी तरीके से इसको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में ये वाला रिप्रेजेंटेशन बेस्ट वे है किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कम मेमोरी यूज कर रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब टाइम आ गया हमारा अपने ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने का, और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ जहां पर हम अपना ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने बॉयलर प्लेट कोड के साथ रेडी हैं, जिसके अंदर हम अपने ग्राफ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर रखा है। बॉयलर प्लेट के अंदर क्या क्या डाल रखा है, हमारे कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है। एक हमने वर्टेक्सेस जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हमने बताया था कि हम वर्टेक्सेस जितने भी हमारे ग्राफ के अंदर हम उन सब को एक एरे के अंदर डाल लेंगे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, एक तरह का एरे है इस प्रॉपर्टी के अंदर वर्टेक्सेस, इसके अंदर सारे के सारे वर्टेक्सेस हम अपने एरे के अंदर डाल देंगे। दूसरा इसके अंदर प्रॉपर्टी है एडजेसेंट। ये हमारे पास में एक नेम वैल्यू पेयर का प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हम अपने वर्टेक्स के नाम के बेसिस पर उसके जितने भी एसोसिएटेड हमारे पास में वर्टेक्सेस हैं उसको यहाँ पर एक एरे के अंदर डाल देंगे। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको अंदर हम अपना
कोई भी वर्टेक्स एक्सेस करने के लिए बहुत क्विकली वहाँ पर जा सकते हैं। ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने यह बहुत आराम से अच्छे से समझा रखा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर कैसे हमारे पास में जो एक्सेसिबिलिटी है वो हैश टेबल जिस तरह से एक्सेसिबल कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट टाइम हमारे पास में देती है, उसके अंदर हमें डेटा फैच करके दे देती है। तो यानी कि यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स को फाइंड करने का टाइम कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर हम एक लिस्ट है जो भी हमारे पास में लिंक लिस्ट है, उसके थ्रू हम ट्रेवर्स करके जा सकते हैं कि वो किस नोड पर एग्जिस्ट करता है, तो हम ये भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ये भी बहुत ही क्विक मेथड हो गया है। और उसके बाद हम तीसरी एक प्रॉपर्टी है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हम जनरली इसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, ग्राफ के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रखते नहीं है, बट मैंने एजेस को भी हमने कंसिडर कर लिया है कि हम काउंट करके चलेंगे यार हमारे ग्राफ के अंदर कितने एजेस हैं, उसका भी काउंट मैंने लेके चल दिया है कि जिससे कि हम जब अपना फ्यूचर के अंदर भी, रियल लाइफ के अंदर भी हम कोई ग्राफ इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो ये सोच के नहीं घबराएंगे कि यार हम उसको तो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, क्योंकि यार कोर मैन में हमने ऐसा ही पढ़ा था या फिर बुक्स के अंदर हमने ऐसा ही पढ़ा था, ट्यूटोरियल्स मैंने यही देखे थे कि सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी देखी जाती है। हम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी लेके चल सकते हैं और उनको अपना सर्च रिजल्ट्स के अंदर दिखा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती हैं। आगे जब हम कस्टमाइज्ड अपनी रियल लाइफ के अंदर हम कोड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, उस टाइम पर हमारे पास में ये जो इस तरह की एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत यूज़फुल होती हैं, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। जैसे इनिशियलाइज होगी मेरी क्लास, उसके अंदर हमारे पास में ये प्रॉपर्टीज़ हमारे इनेबल्ड हो जाएंगी। उसके बाद हमने एक मेथड डिफाइन किया है यहाँ पर, ऐड वर्टेक्स। सिंपल नाम ही बता रहा है क्या करेगा, ये हमारा जो है वर्टेक्स जो है उसको ऐड कर देगा। ऐड कहाँ पर करेगा, वो भाई मेरा इस एरे के अंदर इस वर्टेक्स को डाल देगा। दूसरा मेथड मैंने डिफाइन कर दिया ऐड एज। एज किसके बीच में करेगा, वी एंड डब्ल्यू के बीच में, मतलब कोई भी एक नोड से दूसरे नोड के बीच में, उन दोनों को मैं बता दूंगा, उसको डालेगा। उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम अपने एडजेसेंट के अंदर। यहाँ पर ये काम होगा, नाम अपने आप बता रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे ही हमारे पास में एज यहाँ पर ऐड हुआ, उसी टाइम पर हम अपना एज को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर एज काउंट भी यहाँ पर मैनेज रहेगा। ये 2 मेथड हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है, ये 2 हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास में मेथड हम यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमें बेसिकली पढ़ना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर BFS एंड DFS के, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च के, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, वो भी इंप्लीमेंट करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है वो आपको अच्छे से समझाएंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है उसके बाद ही इंप्लीमेंट करेंगे। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। हमने इसके अंदर पूरा ग्राफ बना के देखेंगे, पहले तो ग्राफ क्लास इनिशियलाइज करेंगे, ग्राफ के यहाँ पर वर्टेक्सेस हम इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके एजेस हम डालेंगे, A से B, B से C, A से D, B से C, B से D, C से D, C से E, D से F, F से G, ये सारे एजेस हैं, ये हम इसमें डिफाइन कर देंगे। इसके वर्टेक्सेस डिफाइन करने के बाद में ये इसके एजेस भी डिफाइन कर देंगे। उसको हम लॉग भी करके देख लेंगे कि भाई हमारा जो ग्राफ बना वो किस तरीके से बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना DFS मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम फ्रॉम सम पोजीशन से सम पोजीशन पर हम क्या करेंगे, अपना डेटा ढूंढ कर लेकर आएंगे, या उसका पाथ ट्रैक करेंगे, किस रास्ते से गया है, कहाँ से वो ढूंढ के लेके आया है, ठीक है ना। उसको एलिमेंट मिला है नहीं मिला है, सेम DFS तरीके से भी हम चेक करके देखेंगे। तो इन शॉर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन होने वाली है, जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाती है। तो हम यहाँ पर सब कुछ इंप्लीमेंट करके देखेंगे, वन बाय वन हम आगे जाएंगे और सारा का सारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ेंगे यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं अपना ऐड वर्टेक्स मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, क्या करना है, वर्टेक्सेस ऐड करने हैं, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अपना वर्टेक्स के अंदर हमने पुश मेथड लगा दिया। अगर आपने देखा होगा एरे का यहाँ पर इनबिल्ट मेथड होता है पुश के अंदर क्या होता है, वो लास्ट एलिमेंट जो लास्ट की पोजीशन होती है वहाँ पर उस एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो जो भी यहाँ पर हम यहाँ पर वर्टेक्स डाल रहे हैं, उस वर्टेक्स को हम पुश कर देंगे इस एरे के अंदर। ये सिंपल हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास में बना, हम एडजेसेंट मैट्रिक्स के अंदर उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे बाय द नेम ऑफ V। जो भी हमारे पास वर्टेक्स का नाम है उसी नाम से हम उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे एंड वहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज कर देंगे, जिससे कि अगर उसमें हम कुछ भी पुश करना होगा तो हम उसको ईजिली पुश कर सकते हैं। तो चलिए वो भी ऐड कर लेते हैं। जो मेरे पास में एडजेसेंट जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, इसके पास मैंने एक V नाम का यहाँ पर ये नेम वेरिएबल बना दिया है और वहाँ पर मैंने उसका एक एरे इनिशियलाइज करके छोड़ दिया है। सिंपल मेथड है, दैट्स इट। यहाँ पर जब इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास में इसके जितने भी वर्टेक्सेस हैं वो हमारे पास में क्रिएट हो सकते हैं। अगर मैं इतने को इम्प्लीमेंट करके इतने को रन करके देखता हूँ तो क्या होगा मेरे पास में, मुझे कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट, ये जो ऐड एज है अभी कुछ काम नहीं कर रहा होगा, बट स्टिल हम इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास में बन के आता है। तो बहुत अच्छा, देखो हमने हमारे पास में यहाँ पर क्या आ चुका है, ये हमारे पास में वर्टेक्सेस हमारे पास में आ गए हैं, जितने भी थे हमने वो ऐड कर दिए और हर किसी के लिए एडजेसेंट जो हमारे पास में वेरिएबल है
उसके अंदर हमने सब के लिए एक एक एम्प्टी एरे बना के छोड़ दिया है, जिससे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एम्प्टी एरिया के अंदर जब भी हमारे पास में कोई भी एज होगा उस एज को यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं। ये चीज़ हम क्लियरली यहाँ पर देख चुके हैं। अभी हमारे पास कोई भी एज हमने ऐड नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास एज काउंट हमारे पास 0 आ रहा है। तो यहाँ तक सब कुछ कोड बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सिंपल इंप्लीमेंटेशन हो गया हमारे पास में यहाँ पर ग्राफ का। आगे बढ़ते हैं और अपना यहाँ पर एज जो है यहाँ पर ऐड करते हैं। तो एज ऐड करने का तरीका क्या होगा भाई, देखो हमारे पास में हम यहाँ पर कोई डायरेक्शनल ग्राफ नहीं बना रहे हैं, अभी इस टाइम पर हम सिंपल ग्राफ बना रहे हैं। तो वो क्या होगा कि अगर हमारे पास में ए से बी का डायरेक्शन है तो बी से ए ऑटोमेटिक हम इसको कर ही देंगे, ठीक है ना। वो तो हमें दोनों की दोनों यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ए से बी है तो बी से ए भी करना पड़ेगा। तो चलिए इस एज को यहाँ पर डाल देते हैं। तो एक एज मैंने यहाँ पर डाल दी है, जो हमारे पास में v है, जो vth पोजीशन है मेरे पास में, v जो यहाँ पर नोड है या वर्टेक्स है, इसके अंदर मैंने पुश कर दिया w, यानी कि मेरे पास में v से w एक एज हो गई है। और सिमिलरली जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, यहाँ पर रिवर्स करने के बाद में कॉपी कर लिया है, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं w से लेकर v भी एक एज बना देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोथ डायरेक्शनल बना सकते हैं, यानी कि अनडायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं। अगर डायरेक्टेड होता तो हम एक ही लाइन लिखते हैं, यहाँ पर इतना कर देते कि भाई v से w तो है बट w से v नहीं है। ये करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको v से w और w से v दोनों में बना दिया है, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अपना जो है एजेस का काउंट इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में एज यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो हमारे पास में वर्टेक्स ऐड हो गया और हमारे पास में एजेस भी ऐड करने आ गए हैं, बहुत सिंपल। अब इम्प्लीमेंट यहाँ जो हमने हमारा जो है ग्राफ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, ऐड कर लिया हमने यहाँ पर। इसके अंदर ग्राफ्स के अंदर एजेस भी ऐड कर दिए हैं। इसको लॉक करके देख लेते हैं किस तरह का हमारा ग्राफ बन के आता है। तो बहुत अच्छा, ये कुछ हमारा इस तरह का ग्राफ बन के आया, बहुत प्यारा ग्राफ बना है, जिसके अंदर हमारे पास वर्टेक्सेस जो हैं ABCDEFG बन गया है। ये हमने बता दिया है कि ए का जो है कहाँ पर रिलेशन बना हुआ है, या फिर कौन कौन सी वर्टेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो BCD के साथ में है, बी जो है ACD के साथ में है, सी जो है ABDE के साथ में है, डी जो है BACF के साथ में, मतलब डी। तो इस तरह से सारे के सारे जितने भी हमारे पास में उनके पास कनेक्शंस हैं वो हमने सारे के सारे यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास में 9 हो गए। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है इंप्लीमेंट हो गया है। जनरली जो है बात कर रहे होते हैं ग्राफ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होते हैं, बट जब देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ इंप्लीमेंट हो गया है। अब मेन काम यहाँ पर जो आता है वो आ जाता है BFS एंड DFS को इंप्लीमेंट करने का। तो इसको इंप्लीमेंट करने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई BFS एंड DFS क्या होता है, और उससे भी पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे ग्राफ बना है ये क्या बना है, किस तरीके से बना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसके बाद में इसका ग्राफ जो हमने बना है उसको आपके साथ कंपेयर करके बताता हूँ। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बना है। देखो सारे के सारे यहाँ पर जितने भी हमारे पास वर्टेक्सेस हैं वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं, ABCDEFG, ठीक है ना। ए किस किस से कनेक्टेड है, B से, C से, D से। अब यहाँ पर हम A देख सकते हैं, A किससे कनेक्टेड है, B से, C से और D से, इसके अलावा कहीं नहीं है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, सिमिलरली देख लेते हैं C किससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। C देखो हमारे पास में किससे कनेक्टेड है, A से, B से, D से, E से, A, B, D एंड E, ठीक है ना। ये सब कुछ क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ग्राफ हमारा जो बन गया है वो इस तरीके से बन गया है, जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे एजेस हैं, जो हमारे वर्टेक्सेस हैं और एजेस हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है, वो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया। इस तरह का हमारा कुछ ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, BFS क्या होता है। तो चलिए उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना BFS, ठीक है ना। BFS का मीनिंग क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है ना। ब्रेथ फर्स्ट सर्च से क्या समझते हो कि आप अपनी चौड़ाई बढ़ाते जा रहे हो और उसके अंदर ढूंढते जा रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगा, अगर मैंने कुछ भी चीज सर्च करनी स्टार्ट करी, लेट्स से मैंने यहां से स्टार्ट करा कुछ भी सर्च करना, तो मैं यहां से जो भी सिंगल स्टेप है मैं वहां तक जाऊंगा, जहां भी पॉसिबल होगा उसको मैं कहीं पर स्टोर कर लूंगा। फिर उसके बाद जाऊंगा यहां से कहां पर सिंगल स्टेप जाया जा सकता है, फिर वहां पर जाऊंगा, ठीक है ना। फिर यहां से कितना सिंगल स्टेप जाया जा सकता है वहां पर जाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, यानी कि एक स्टेप, सेकंड स्टेप बाहर गए, उसके बाद मैं यहाँ पर कहां से पहुंच गया, यहां से सिंगल स्टेप से कहां पर जाया जा सकता है। अब जहां पर हम जा चुके हैं क्या इसको दोबारा ट्रेवर्स करना जरूरी है, क्योंकि जब हम यहां से वापस जाएंगे हम देखेंगे क्या यहाँ पर ट्रेवर्स कर चुके हैं, हाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर दोबारा नहीं जाएंगे। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हम वन बाय वन इसके अंदर बढ़ते जाते हैं और उसके बाद में उस रास्ते को ट्रैक को कर लेते हैं
अगर हमें वहाँ पर उस रास्ते पर हमारा एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसको कहते हैं हमें मिल गया हमारा एलिमेंट, हम उसको फाइंड कर चुके हैं। अदरवाइज उसको कहते हैं वो नहीं मिला है। और जिस ट्रैक को वो फॉलो करता है उस ट्रैक को हम उसका पाथ बोलते हैं, उसका ट्रेजेक्ट्री पाथ बोलते हैं, कहाँ कहाँ से वो गया है। BFS कभी भी यूनिक नहीं होते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब एक रास्ता हमारे पास में कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हम अपना स्टार्ट करें 1 से 2 जाएं, फिर 4 जाएं, फिर 8 जाएं, फिर 5 जाएं, फिर उसके बाद में 6 जाएं, 3 जाएं, 7 जाएं। एक तो रास्ता ये हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है हमारे पास में कि मैं यहाँ से 1 से 3 जाऊं, 3 से 7 जाऊं, 7 से 8 जाऊं, फिर उसके बाद 5 जाऊं, फिर 2 जाऊं, 4 जाऊं, फिर घूम के 6 जाऊं। ये भी एक रास्ता हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं, इसके भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। जहां जहां मिलता जाएगा वहां वहां उसके अंदर वो जाता है नेक्स्ट स्टेप को देखते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम कर रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं BFS को और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखो कहाँ से स्टार्ट करूं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह ही ढूंढते हैं। कहाँ से, देखो बाहर दिख रहा है, इससे स्टार्ट नहीं करते हैं। काम करते हैं हम 5 से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास में BFS जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमने डिफाइन कर रखा है वो है 5। अगर मुझे 5 से यहाँ पर स्टार्ट करना है तो मैं इसको कैसे इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करूंगा, कैसे जाऊंगा। देखो पहला स्टेप मेरे पास में क्या होता है, स्टेप वन ये कहता है कि भाई एक काम करो, यहां से सिंगल यूनिटरी डिस्टेंस जितने भी हैं उन सबको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसको क्यू में डाल दो। तो सबसे पहला मेरा जो क्यू में जाने वाली चीज है वो क्या जाएगी, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं क्यू बना लेता हूं यहाँ पर। लेट से मैंने यहाँ पर क्यू बना लिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है 5 डाल दिया। अब 5 से मुझे क्या देखना है, मुझे वो सारे डिस्टेंस जो देखने जो कि एक स्टेप इससे बाहर हो, मतलब नेक्स्ट इससे कनेक्टेड हो, उससे आगे नहीं जाना। तो वो कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 2 और एक हो सकता है 8, ठीक है ना। इसके अलावा तो कोई और रास्ता मुझे मिल नहीं रहा है, यही 2 रास्ते हो सकते हैं। तो एक काम करो, क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में कहता है कि आप एक काम करो, जो भी इसको मिले हैं कोई भी ऑर्डर सही, चाहे वो 2 हो या 8 हो, किसी भी ऑर्डर के अंदर उसको यहाँ पर लिख दो, अपने क्यू के अंदर डाल दो। लेट से मैं किसको डालता हूँ, पहले मैं 2 को डाल देता हूँ, फिर मैं 8 को डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 को डाला, फिर मैंने यहाँ पर 8 को डाला। उसके बाद स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है कि भाई इसके अंदर से इसको DQ कर दो, ठीक है। DQ का मतलब क्या हो गया, जो मेरे पास में एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा क्यू के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यानी क्या बाहर निकल के आ जाएगा, 5 बाहर निकल के आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट पाथ जो ट्रेवर्स हो चुका है वो 5 हो गया है। यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर। 5 मेरे पास में ट्रेवर्स हो चुका है। चलिए अब आगे क्या करेंगे हम, अब क्यू के टॉप में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा अब यहाँ पर नया, ठीक है ना। ये मेरे पास स्टार्टिंग हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 2 से 1 डिस्टेंस पर जितने भी हैं वो सबको क्यू में डालते चले जाओ। तो 2 से 1 डिस्टेंस पर कितना, एक 1 है मेरे पास में, एक 4 है। किस ऑर्डर में डालूं, उल्टा डाल देते हैं, इस बार 4 डाल देते हैं और 1 डाल देते हैं। हमारी मर्जी, हम किसी भी ऑर्डर के अंदर इसको कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था मेरे पास में, NQ करना सिंगुलर डिस्टेंस वालों को। सेकंड स्टेप मेरे पास में क्या हो गया, DQ करना। तो अब मेरे पास फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर जो है 4 और 1 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब सेकंड स्टेप मेरे पास में आएगा DQ, तो मैं DQ कर देता हूँ। मैंने DQ करा यहाँ पर, तो DQ क्या हो गया मेरे पास, 2 DQ करा, तो नेक्स्ट ये बाहर निकल के आ गया मेरे पास में। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट स्टार्ट मेरा स्टार्ट कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, क्यू के अंदर 8 है, ठीक है ना। तो 8 का फर्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, NQ करो। किन को NQ करो, सिंगुलर डिस्टेंस पर जो भी है, किसके, 8 के। तो मेरे पास में 8 के सिंगुलर डिस्टेंस पर कौन कौन है, देखो 8 के सिंगुलर डिस्टेंस पर मेरे पास में 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है ना। अब इसके अंदर से 4 तो ऑलरेडी क्यू के अंदर पड़ा हुआ है, 5 ऑलरेडी क्यू से बाहर जा चुका है, 6 और 7 बचते हैं जिनके साथ में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो यानी कि मेरे को NQ जो करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, 6 और 7 को। 4 और 5 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं, आइदर वो क्यू के अंदर हैं या वो क्यू से बाहर जा चुके हैं। इन दोनों केसेस के अंदर हम इनको दोबारा नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुके हैं। बचे हुए एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनको ट्रेवर्स करना बचा है, क्योंकि उन्हीं को तो चेक करना ना भाई लॉजिकली। ये तो हमने चेक कर लिए, ये तो हमारे पास में वो एलिमेंट है ही नहीं। मान लो इसके अंदर से हमें फाइंड करना होता 10, भाई ना तो ये 10 है ना ये 10 है, दोनों अब यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो अब क्या करना होगा, ये तो हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, अब इन दोनों को ट्रेवर्स करके देखेंगे जो बचे हुए रह गए। तो इनको कर देंगे NQ करने का मतलब होगा यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप चल जाएगा मेरे पास में। सेकंड स्टेप मेरे पास में क्या है, इसको कर दो, आप क्या करो, DQ कर दो इसको जैसे ही मैं DQ करूंगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 8 भी मेरा यहाँ पर DQ हो गया। अब नेक्स्ट मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पर 4।
अब हम 4 पर आ जाते हैं। 4 पर आके हम यहाँ पर देखते हैं भाई ये जो 4 है मेरा, इस 4 के सिंगुलर डिस्टेंस पर क्या है, सिंगुलर डिस्टेंस चेक करेंगे। सिंगुलर डिस्टेंस है 4 के पे हमारे पास में 2 है, उसके बाद में 8 है, ये 2 है मेरे पास में। अब हमारे पास में 2 भी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और 8 भी हो चुका है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। 2 और 8 दोनों के दोनों प्रोसेस हो चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा DQ करना पड़ेगा। तो DQ करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 और मेरा यहाँ से ये हट जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और ये चले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 1 पर, ठीक है ना। 1 हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे पास में ये हट चुका है हमारे पास में 4। 1 हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट है। 1 के सिंगुलर डिस्टेंस पर कौन कौन है भाई, एक तो 2 है, एक 3 है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। 2 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और हमारे पास में बचा 3 हमारे ना तो इस क्यू के अंदर है ना ही वो प्रोसेस हुआ है, तो हम 3 को ऐड कर देंगे अपने क्यू के अंदर, ठीक है ना। 3 मेरा ऐड हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाता है DQ करना, तो 1 हमारा DQ हो गया है और आ गया है 1 यहाँ पर, तो 1 भी हमारे पास में प्रोसेस हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर से और थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं अपना यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर हो गया अब यहाँ पर 6 के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ, 6 का सिंगुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। 6 के सिंगुलर डिस्टेंस पर क्या क्या है, देखो 6 के सिंगुलर डिस्टेंस पर है 3 और है 8, ठीक है ना। 3 हम देख चुके हैं ऑलरेडी क्यू के अंदर है यहाँ पर। 8 हमारा ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, यानी कि यहाँ पर और कोई काम नहीं हुआ, सीधा DQ का काम होगा। तो DQ करेंगे, हमने यहाँ से इसको DQ करा। DQ करने के बाद ये यहाँ पर 6 पर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। 6 हमने एक जगह पर डाल दिया। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये ट्रैक अपना यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं इस ग्राफ के अंदर और ट्रेवर्स करते जा रहे हैं अपने एलिमेंट फाइंड करने के लिए। हमने यहाँ पर 5 से स्टार्ट किया था एलिमेंट को फाइंड करना, ठीक है ना। अभी हमने वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अगर वो कहीं पे भी बीच में होता, मान लो 6 ही होता एलिमेंट में फाइंड करना होता, तो हम यहीं से इसको स्टॉप कर देते, बाहर निकल के बोल देते हमें एलिमेंट मिल गया। अगर हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने मान लो आर्बिट्रेरी 100 यहाँ पर सर्च करने के लिए डाल दिया है। 100 यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ को ट्रेवर्स करके बताएगा, तो वो उससे पूरा पाथ भी हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर वो ढूंढने जा रहा है, ठीक है ना। वो प्रोसेस हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो लेट्स से अभी हम 100 यहाँ पर ट्रेवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में 6 भी हमारा DQ हो गया है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंटर हो गया वो हो गया मेरे पास में 7 पर जाएंगे हम। 7 पर जाके देखेंगे भाई आपका 7 का सिंगुलर डिस्टेंस पे कौन कौन है। एक तो 3 है मेरे पास में, ये रहा। एक मेरे पास में 8 है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या 3 मेरे पास में ऑलरेडी क्यू के अंदर है। 3 भाई मेरे क्यू के अंदर ऑलरेडी है, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है। अब हमारे पास में 8 क्या है, 8 ऑलरेडी प्रोसेस भी हो चुका है, तो ये भी चीज क्लियर हो गई। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा DQ करना है। तो इसको DQ कर देते हैं 7 को। यहाँ से हमारे पास में 7 हो गया DQ। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा बोलता है कि भाई इसके अंदर एक और एलिमेंट है, यहाँ पर देख लो 3 को। 3 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंटर हो गया। स्टार्टिंग पॉइंटर का सिंगुलर डिस्टेंस देख लो। 3 का सिंगुलर डिस्टेंस कौन है, उसके पास 3 के आसपास तो मेरे पास में 1 आता है, 7 आता है, 6 आता है। तो क्या 1 मेरे पास में क्यू में है, क्यू में तो नहीं है, बट ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। 7 क्या हमारे पास में क्यू में है, क्यू में भी है, क्यू में तो नहीं है अभी फिलहाल, बट ये प्रोसेस हो चुका है। 6 जो है क्या मेरा क्यू में तो नहीं है, बट ये मेरे पास में ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, यानी कि ये सारे के सारे आइदर क्यू के अंदर हैं या फिर प्रोसेस हो चुके होते हैं। अगर ये हो चुका है तो अब इसको DQ कर दो। DQ करने के बाद हमने 3 DQ करा, तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया 3, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, थोड़ा मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। हमारा जो ट्रेवर्सल डायरेक्शन हुई है वो किस तरीके से हुई है, इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में हमने इसको ग्राफ को ट्रेवर्स करा किस तरीके से, कहाँ से कहाँ गए थे। हमने क्या करा था, स्टार्ट किया था अपना 5 से। क्या ढूंढ रहे थे हम, 100 ढूंढ रहे थे इसके अंदर। 5 से हमने स्टार्ट किया, 5 पर कुछ नहीं, 5 हमारा 100 नहीं था, हम आगे चले गए। आगे कहाँ गए, हम 2 पर गए। 2 पर हमने उसको कंपेयर किया 100 से, नहीं वो 100 नहीं था, हम आगे चले गए। कहाँ गए, हम 8 पर। हम यहाँ से चले गए फिर सीधा 8, सीधा हमारा रास्ता यहाँ से गया 8 पर। 8 पर जैसे हम पहुंचे यहाँ पर, क्या 8 हमारा 100 नहीं था, तो हम चले गए यहाँ से 4 पर। हम यहाँ से अपने गाड़ी घुमाई, हम सीधे पहुंच गए 4 पर, ठीक है ना। 4 भी हमारा 100 के बराबर नहीं, तो हम सीधा पहुंच गए 1 पर। फिर हम यहाँ से सीधा 1 पर पहुंच गए। अगर यहाँ पर हम तो फिर हमने उसको कंपेयर किया तो तब भी नहीं था, फिर आगे बढ़े, हम 6 पर गए। यहाँ से हम सीधा 1 से गए हम 6 के ऊपर, ठीक है। 6 से गए हम 7 के ऊपर। यहाँ से हमने अपनी गाड़ी घुमाई, पहुंचे सीधा 7 के ऊपर, और 7 से हमने अपनी गाड़ी घुमाई और सीधा पहुंच गए हम 3 के ऊपर। तो हमारा जो ये ट्रैक रहा है, इस ट्रैक के थ्रू हम गए हैं और पूरा ग्राफ हमने ट्रेवर्स करके देख लिया है और अपना एलिमेंट फाइंड करके देखा है।
इसके अंदर हम क्या 2 स्टेप फॉलो करते गए कि भाई एक काम करो, एन क्यू करते जाओ सिंगल स्टेप के अंदर जो भी मिलता जा रहा है, और उसके बाद डी क्यू करते जाओ अगर वो प्रोसेस हो गया है तो, ठीक है ना। डिस्टेंस सारे नोट करके मैंने क्यू के अंदर डाल देते हैं, और क्यू के अंदर डालने के बाद में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डी क्यू कर देते हैं। इस तरीके से हम उसका ट्रैक भी निकाल लेते हैं और सारी की सारी नोड्स को हम यहाँ से डालते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये चीज़ क्लियर होगी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च किसे कहते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप जाता है, सिंगुलर डिस्टेंस वहाँ से देख रहा होता है। इसको और रिप्रेजेंटेशनल वे के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राफ था, इसको किस तरह से करा जाता है। देखो इस ग्राफ के अंदर हमने क्या करा, हमने देखा कि ये मेरे पास सोर्स है, सोर्स मेरे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पर सोर्स लिया था 5, ठीक है ना, ये मेरा सोर्स था। यहाँ से सिंगुलर डिस्टेंस देखा मैंने, यानी कि इसका एक D1 डिस्टेंस देखा, पहला सिंगुलर डिस्टेंस देखा, इसके आसपास क्या है, इसके आसपास ये मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, D2 देखा। अब D2 क्या चीज है मेरे भाई, D2 क्या है, इससे सेकंड लेवल का डिस्टेंस। तो इसका सेकंड लेवल कौन सा होगा, ये, और ये इनका नेक्स्ट क्या होगा, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे यानी कि D1 के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, D1 के अंदर इसके अंदर आ गए थे मेरे पास में 2 and 8, और यहाँ पर D2 के अंदर मेरे पास में आ जाएंगे 1 4 एंड 1 4 तो हो गए 2 के नजदीक, और 8 के नजदीक कौन कौन से हो गए, 4 ऑलरेडी ले लिया मैंने, 6 हो गया मेरे पास में, और 8 के नजदीक और कौन सा हो गया मेरे पास में, 7 हो गया, ठीक है ना, ये इसके पास हो गए। और D3 मेरे पास में क्या आएगा, D3 के अंदर ये कौन कौन से हो गया, 6 हो गया मेरे पास में, 7 हो गया मेरे पास में, ठीक है ना, ये भी ऑलरेडी हो गया मेरे पास में, D2 के D4 में आ गया। अब D3 मेरे पास कौन कौन से हो जाएंगे मेरे भाई, D3 मेरे पास हो जाएंगे कि ये हमारे पास में 2 जो था, 2 तो फर्स्ट लेवल पर था, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में 6 जो है, 6 जो सेकेंड लेवल पर है, तो 6 से थर्ड डिस्टेंस ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो D3 मेरे पास में आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये इसको कवर कर लेंगे, 7 तक तो ऑलरेडी हो ही गया है। और एक और बनेगा इसके अंदर जो D4 बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये D4 बनेगा, इसके अंदर हमारा ये 1 आ जाएगा, जो कहां से जाएंगे, हम 3 से जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, और अपना जो ग्राफ है उसको ट्रेवर्स करते हैं किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे काम कर रहा है। तो चलिए काम करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने कोड के अंदर, और फिर इसको चला के देखेंगे कि कैसा हमारे पास में आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी ब्रेथ फर्स्ट सर्च को करने के लिए देखो हमें 2 चीज तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जैसे हमने वहां पर 100 फाइंड आउट करना था, यानी कि हमारे पास में गोल एलिमेंट हमारा क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो हमें उसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा। भाई मेरे को 100 फाइंड आउट करना है, 500 करना, व्हाटएवर, 6 फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा ये डिफाइन करना पड़ेगा भाई मुझे अपना स्टार्ट कहाँ से करना है, या फिर हम एक फिक्स कर देते हैं कि भाई हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा जब भी सर्च करना होगा। ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि क्या मुझे फाइंड करना है और कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ये चीज़ हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे इसके इनपुट पैरामीटर्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तो गोल डिफाइन कर दिया, जैसे कि हमारा 100 2 6 5 जो भी मुझे फाइंड आउट करना है वो पता चल गया। इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ये रूट भी डाल दिया है। रूट किस लिए डाल दिया है, ये बताने के लिए कि अगर मुझे कहां से अपना जो ग्राफ है वो स्टार्ट करना है, ट्रेवर्स करना, ठीक है। अगर कुछ भी उन्होंने इनपुट नहीं करा है तो हमारे पास में डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने डाल दी है वो हमने 0th वर्टेक्स डाल दी है, मतलब 0th पोजीशन पर जो भी हमारा जो वर्टेक्सेस हैं, 0th पोजीशन जो भी होगी यहाँ पर, इन केस यहाँ पर जो है 0th पोजीशन मेरे पास में A है, तो A मेरा हमेशा स्टार्टिंग हो रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए दोनों पैरामीटर। दूसरा एक काम कर लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर अपने ये एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाए हैं, इस वाले को उठा के, भाई मैं एडजेसेंट मैट्रिक्स नहीं सॉरी एडजेसेंट लिस्ट जो मैंने बनाई है, इसको उठा के मैं रख लेता हूँ अपने पास में और इसके ऊपर काम करते हैं। चलिए ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ADJ, जिसके अंदर मैंने अपनी जो एडजेसेंट लिस्ट है वो उठा के इसके अंदर डाल दी है। अब जैसे आपने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे पास में एलिमेंट जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम एक क्यू में डाल रहे थे, और क्यू में डालने के बाद में क्या करते थे, उसके नेक्स्ट स्टेप्स हम ढूंढते रहते थे। तो एक काम करते हैं, क्यू डिफाइन कर देते हैं, इसके अंदर हम जो ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम डालना स्टार्ट कर देंगे डेटा। तो क्यू डिफाइन कर लेते हैं। मैंने क्यू डिफाइन कर दिया है कि एक एम्प्टी एरे है, और इस एरे के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो ये रूट है जो भी हमारा पास में या तो इनपुट डालेंगे या डिफॉल्ट है, इसको इसके अंदर पुश कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, अपने क्यू के अंदर जो हमारा यहाँ पर रूट की वैल्यू आ रही है वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर पुश कर दी है, जिससे कि जो भी एलिमेंट यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 5 में स्टार्ट किया था तो 5 हमने उसके अंदर क्यू के अंदर डाला था, ये उस तरह से हमने इसके अंदर 5 हमने क्यू के अंदर डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं, जैसे हमने वहां पर क्या करा था, क्यू जो है
हमने उस क्यू के अंदर डेटा डाल रहे थे, लेकिन हम एक चेक और लगा रहे थे उसके अंदर कि भाई हम जो उसके अंदर डाल रहे थे वो उसको डाल रहे थे जो ऑलरेडी ट्रेवर्स नहीं हुआ है, मतलब जिसको या तो आइदर क्यू के अंदर नहीं है या फिर वो ऑलरेडी प्रोसेस नहीं हो रखा है। ये दो चीज हम चेक कर रहे थे, या तो वो क्यू के अंदर हो तो हम उसको नहीं डाल रहे थे दोबारा क्यू के अंदर, या वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है तो उसको भी हम क्यू के अंदर नहीं डाल रहे थे। यानी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज करके रखना पड़ेगा जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा वर्टेक्स ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है या ऑलरेडी क्यू के अंदर है। यानी कि उसको हम एक बार ट्रेवर्स कर चुके हैं या उसको फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। हमने उसको एक बार डिस्कवर कर लिया अगर उस वर्टेक्स को, तो वो भी हम मैनेज करके रख लेंगे, तो हमें बार बार उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बार बार हम उसको क्यू में नहीं डालेंगे। अदरवाइज एक इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, बार बार क्यू में डलते रहेंगे और हम उसको प्रोसेस करते जाएंगे, वो बहुत एंड तक चलता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये मैनेज करके रखेंगे कि कौन सा वर्टेक्स हमारा प्रोसेस हो चुका है और कौन सा नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक डिस्कवर्ड नाम का यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर दिया है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक नेम वैल्यू पेयर डालूंगा। नेम वैल्यू पेयर किस तरह से डालूंगा कि मैं इस डिस्कवर्ड के अंदर जो भी हमारे पास में वर्टेक्स प्रोसेस हो चुका है उसको आइदर ट्रू या फॉल्स करके छोड़ूंगा। अगर वो प्रोसेस हो गया तो उसको ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज वो उसमें रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम ट्रू कर देते हैं क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अपने रूट को ही उठाकर जो भी यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर अभी ए आएगा, अगर हम यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करते हैं तो यहाँ पर ए आएगा, तो ए को जो है मैंने ट्रू कर दिया है, यानी कि ए हमारा ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है हमारे एंड पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम वहां पर अपना ये इंप्लीमेंटेशन देख रहे थे कैसे हम BFS कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि क्यू के अंदर जब तक डेटा है तब तक हम उसको ट्रेवर्स करते जा रहे थे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी हम वही करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा इस रूट नोड से, और वहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं होता है, या जब कब तक यहाँ पर क्यू के अंदर डेटा है तब तक आप लूप चलाते जाओ और 1 by 1 स्टेप जो है आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। सिंपल ये काम कर रहे हैं। चलो एक लूप चला लेते हैं यहाँ पर, वाइल लूप। कहाँ तक चलेगा वाइल लूप हमारा, तो वाइल लूप चलेगा मेरे पास में जब तक हमारे क्यू के अंदर जो है लेंथ उसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है ना। जब तक उसके पास में क्यू के अंदर कुछ भी है तब तक आप जो है इसको चलाते रहो। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, देखो हमने जैसे ही वहां पर ये देखा कि भाई हमारे पास में नेक्स्ट जो है हमें उसको नेक्स्ट एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे, कि मतलब उसके एडजेसेंट एलिमेंट फाइंड आउट करने थे और उसको डीक्यू करना था। ये दो प्रोसेस हमारे पास में थे। तो एक काम करता हूं, मैं इस एलिमेंट को डीक्यू कर लेता हूं, ठीक है। डीक्यू करके अपने पास एक वेरिएबल में रख लूंगा, और उसके बाद में हमारे पास में ये हमने एक एडजेसेंट जो यहाँ पर लिस्ट बना रखी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है कि इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से वर्टेक्सेस अटैच्ड हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको डीक्यू कर देता हूँ वहां पर से, ठीक है ना, अपने एलिमेंट को, और इस लिस्ट को उठा लेता हूँ और फिर इस लिस्ट के अंदर प्रोसेस करके देख लूंगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, और इनको मैं क्यू के अंदर डालता चले जाऊंगा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। सिंपल से ये प्रोसेस हम इस पे फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल v के अंदर जो है अपना जो एलिमेंट है उसको वहां से डीक्यू कर लिया है। देखो क्या हमने क्या करा है, यहाँ पर एक एरे है, इस एरे के अंदर डीक्यू, हमने क्यू तो इंप्लीमेंट करा नहीं है, यहाँ पर हमने क्या करा, एक एरे इंप्लीमेंट किया है। इसके अंदर हम शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं। शिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है कि जो हमारा एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट को निकाल देता है। पॉप मेथड क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को निकालेगा। शिफ्ट क्या करेगा, पहले को निकालेगा और पूरा एरे को 1 by 1 शिफ्ट करके वापस रिक्रिएट कर देगा। अगर आपको अपने एरेज के अंदर अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर करें तो हमारी एरेज वाली वीडियो जाकर देखना, उसके अंदर सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे ये शिफ्ट मेथड काम कर रहा है, ये हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा है, अपना जो क्यू बनाया था, ये एक एरे था, इस एरे के ऊपर मैं एक शिफ्ट मेथड लगाया है। शिफ्ट मेथड क्या करेगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट को निकाल देगा बाहर और सारे के सारे एरे को 1 by 1 शिफ्ट कर देगा इधर की तरफ में, जिससे कि मेरा कंटिन्यूअसली वो एलोकेटेड रहेगा मेरा एरे, ठीक है। और मेरा जो नया फर्स्ट पोजीशन पर जो था वो वापस 0 पोजीशन पर आ जाएगा इस तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया। अभी जो ये मेरा v एलिमेंट है, यही वो एलिमेंट है जो मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, जो हम साइड में लिख रहे थे, है ना, एरो डाल के लिख रहे थे। तो इसको मैं कंसोल करते जाता हूँ, ये मुझे बता देगा कि मैं किस ट्रैक पर या किस पाथ से गया था अपने ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको कंसोल कर लेते हैं। ये बात हो गई क्लियर, ठीक है ना, मैंने इसको कंसोल कर लिया। अब एक चीज आप देख रहे होगे यहाँ पर कि अगर मेरा जो v है, ये जो एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जो मेरा गोल है, मतलब जो मुझे ढूंढ रहा हूँ, अगर वो है तो भाई वापस आ जाओ ना भाई, मेरे को काम ही नहीं है, मेरे को मिल गया मेरा एलिमेंट, ठीक है ना, मेरी सर्च कंप्लीट हो गई। तो मैं किसको चेक लगा लेता हूँ यहाँ पर, कोई भी प्रोसेसिंग करने से पहले। तो मैंने क्या करा, अगर मेरा v जो है वो इक्वल है मेरा गोल के, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, यहाँ पर रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न ट्रू। मैंने यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया,
ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पास में मेरा एलिमेंट मुझे मिल गया है। और अगर मेरा एलिमेंट यहाँ पर नहीं मिला है, मान लो जो ये एलिमेंट है ये वो एलिमेंट नहीं था, अगर वो नहीं मिला है तो एक काम करो, जो यहाँ पर इसके जो जितने भी एडजेसेंट थे इनके अंदर चेक कर लो भाई। तो मैं इनके अंदर इसको चेक कर लूंगा। तो एक काम करते हैं, एक लूप यहाँ पर भी चलाते हैं। तो मैंने एक लूप चलाया है जो स्टार्ट होता है कहां से, 0 से कहां तक चलेगा। मेरा जो भी यहाँ पर वर्टेक्स मैंने निकाला था, यहाँ पर जो भी मेरा वर्टेक्स आया इस एडजेसेंट मैट्रिक ऑब्जेक्ट के अंदर, इस एडजेसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरे पास में ये वर्टेक्स आया है, इसकी लेंथ पे जितनी भी है वहां तक मेरा लूप चलेगा। ठीक है। अगर इस लूप के बाद ही हमें नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे भाई, रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई मेरा BFS मुझे कुछ मिला ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न फॉल्स भी कर देता हूँ एक बार पहले ही, रादर यहाँ पर नहीं, ये व्हाइल लूप निकलने के बाद होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है भाई, मेरे साथ में मेरे पास में क्या कर रहा है, जितने भी इसके साथ एडजेसेंट थे हम उसको क्यू के अंदर डाल रहे थे। तो यहाँ पर हम इसको क्यू के अंदर डालेंगे। और कब डालेंगे क्यू के अंदर, जब वो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। जब तक वो डिस्कवर्ड नहीं हुए, ये जो ट्रू मैंने करा है यहाँ पर, जब तक वो डिस्कवर्ड नहीं हुए तभी तो मैं डाल रहा था ना। आइदर वो क्यू के अंदर थे या वो ट्रेवर्स हो चुके थे। जो भी क्यू के अंदर गए होंगे उन सबको मैं डिस्कवर्ड ट्रू कर ही रहा हूं। यानी कि जो भी क्यू के अंदर होंगे, जो भी डिस्कवर्ड हो चुके होंगे, उन सबको मैं दोबारा तो नहीं डालूंगा। तो पहली कंडीशन सिंपल सी एक कंडीशन लगा दूंगा कि भाई मेरा डिस्कवर्ड ट्रू नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। तो क्या करा मैंने यहाँ पर, मेरा जो डिस्कवर्ड है, ठीक है ना, वीएथ का, उसका जो ith पोजीशन पर है ये ट्रू नहीं होना चाहिए। अगर ट्रू नहीं है तो मैं इसको क्यू के अंदर डाल देता हूं। मैंने क्यू के अंदर उस एलिमेंट को यहाँ पर डाल दिया। वो एलिमेंट क्या है मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट का ith एलिमेंट जो यहाँ से i निकल के आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई है। और क्या करूंगा मैं, जो एलिमेंट है उसको मैं डिस्कवर्ड ट्रू कर दूंगा। तो मेरा जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया। ये चीज क्लियर समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना मेरे भाई इस चीज से कि ये क्या लिख रहा है, ये एडजेसेंट एंड ये सब कुछ क्या लिख रहा है। देखो भाई ये क्या आएगा, ये एडजेसेंट v क्या है और ये क्या है, कैसे पता चलेगा। देखो ये adjv क्या चीज है मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट का vth जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट था, vth ऑब्जेक्ट कौन सा था मेरे पास में, यहाँ पर आएगा जो मेरे पास में यहाँ पर एलिमेंट निकला था क्यू के अंदर से। ठीक है ना। मान लो यहाँ पर मेरा क्यू में से क्या निकला था, ये पहला a निकला था मेरे पास में मान लो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा ए की जो लेंथ है, ए वाला जो एरे है, ए वाला जो नेम पेयर वैल्यू है, कौन सा ए वाला नेम पेयर वैल्यू, ये वाला ए वाला नेम पेयर वैल्यू जो है, ये ए वाला नेम पेयर वैल्यू की लेंथ कितनी, यहाँ पर 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार चला, ये 3 बार चला। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो गई, ये हो गई ए। ठीक है ना। इस ए का ith एलिमेंट, ith लेट से 0 था, तो यानी कि ए का 0th एलिमेंट b। ठीक है जी, B आ गया। तो जो मेरा B है, अगर मेरा B डिस्कवर्ड नहीं है, अगर मेरा B डिस्कवर्ड नहीं है तो एक काम करो, उस B को Q के अंदर डाल दो। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है ना। उस B को Q के अंदर डाल दो और उसके बाद में जो मेरा ये डिस्कवर्ड है उसके अंदर इस B को ट्रू कर दो। ये चीज क्लियर समझ में आ रही है कि क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है जो हम यहाँ पे कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप अपने उसके अंदर कर रहे थे, सेम वही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं। हमने इसको क्या करा कि अगर मेरा डिस्कवर्ड नहीं हुआ है तो भाई उस एलिमेंट को क्यू के अंदर डाल दो और डिस्कवर्ड को ट्रू कर दो। इससे हम उसको दोबारा क्यू के अंदर नहीं डालेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। तो बस इतना सा ही काम हमने वहां पर किया था, इतना ही हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। हमारा BFS भाई मेरे इंप्लीमेंट हो चुका है। सिंपल क्या काम किया है, हमने एक क्यू बनाया, एक डिस्कवर्ड वाला हमने एक एरे बनाया। क्यू के अंदर इसलिए बनाया कि हम इसके अंदर एलिमेंट पुश करते चले जाएंगे। डिस्कवर्ड के अंदर हमने क्या करा, ये देखने के लिए कि ऑलरेडी जो क्यू के अंदर पड़े हुए हैं हमारे पास में एलिमेंट, वो दोबारा तो नहीं डाल रहे हैं। तो जब तक क्यू मेरा चलता रहेगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस एलिमेंट को निकालूंगा। उस एलिमेंट को मैंने ट्रैक करने के लिए यहाँ पर डाल दिया। इसको हम एरे में भी डाल सकते हैं या कहीं पे भी डाल सकते हैं, जस्ट टू कीप इट लाइक कि हमारा ट्रैक क्या है हम यहाँ पर उसको भी बता सकते हैं, एक अलग से भी डाल सकते हैं। अभी मैंने कंसोल कर दिया नॉर्मल। अगर मेरा एलिमेंट मुझे मिल जाता है तो मैं कहूंगा मुझे मिल गया, मुझे आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मिलता है तो एक काम करो, उसके एडजेसेंट चले जाओ, उसका ये एडजेसेंट का लेंथ तक उसको घुमाओ और हर एक उसको एलिमेंट को चेक करते चले जाओ। ठीक है। वो हर किसी के पास जाएगा और उसको पुश करता जाएगा और चलता जाएगा। ये वाला प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा एंड चलता रहेगा, क्योंकि ये क्यू में तो जा रहा है ना हमेशा भाई। हर एक एलिमेंट जो क्यू के अंदर जा रहा है और क्यू के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जब चले जाएंगे तो सारा का सारा प्रोसेस हो ही जाएगा वो। ये चीज एकदम क्लियर हो गई। तो चलो इसको इंप्लीमेंट तो हमने कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट के अंदर क्या करना है, देखो सिंपल सा काम क्या है मेरे पास में। एक तो इसको थोड़ा सेपरेटेड करने के लिए मैंने ये डाल दिया, कंसोल कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं, BFS इंप्लीमेंट किया है ना हमने, BFS मेथड हमने इंप्लीमेंट किया है। हमें क्या ढूंढना है,
हमें लेट से ढूंढना है जी, कहां से स्टार्ट करना है, एफ से, ठीक है ना। जी ढूंढना है मुझे, एफ से स्टार्ट करना है। जब इसको मैं यहाँ पर रन करूंगा तो देखिए भाई साहब कितना बढ़िया हमारे पास में आ गया। इसको जो है यहाँ पर जी मिल गया है, ठीक है ना, इसको जी मिल गया है। तीन स्टेप ही चला था, इतने मिल गया। पहले उसने एफ पे गया था, एफ से डी पे गया, डी से जी पे गया और उसको मिल गया, ठीक है ना। अब लेट से हम इसको ए से स्टार्ट करते, ए से स्टार्ट करने का मतलब कि हमने उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू डाली हुई है, हम इसको हटा देते हैं और अब इसको जी फाइंड आउट करना है। तो क्या रास्ता ढूंढेगा ये, वाह जी वाह, देखो कितना बढ़िया इसको मिला है। ये तो सारा ग्राफ ही घूम लिया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, इससे ई एफ एंड जी सबके बाद स्टेप बाय स्टेप ही गया, इसने पूरा ग्राफ ढूंढ के इसको निकाला है। अगर मुझे बी ढूंढना होता तो मैं क्या करता, ए से बी ढूंढना होता तो ए तो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर बी डाल के देखता हूँ तो क्या होता मेरा, कितना ग्राफ चलता। ये देखो सिर्फ 2 स्टेप के अंदर मेरे पास डेटा आ गया ए एंड बी के अंदर। तो बहुत क्लियर सा है, जो भी डिफरेंट रास्ते बन सकते हैं वहां पर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, कोई ऐसा एलिमेंट डालता जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेट से B1 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होता, देखो अभी तक हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट ट्रू आ रहा था, ठीक है ना। ट्रू का मीनिंग क्या था कि जब हमारे पास में मैच हो जाता है तो वो ट्रू करेगा, मतलब हमारे पास में मिल गया है। अगर मैं इस केस के अंदर मैच होगा नहीं क्योंकि B1 कोई एग्जिस्ट नहीं करता, जाके देखेंगे, चलाएंगे इसको। देखो ए से हमारे पास में सर्च स्टार्ट हुआ, सब के अंदर गया, कुछ नहीं मिला और बाद में फॉल्स हो गया, ठीक है ना। रिजल्ट हमारे पास में फॉल्स आ गया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास में ये एलिमेंट नहीं मिला है। तो यानी कि BFS हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, हर एक चीज़ समझ में आ गई है, किस रास्ते से जाएगा, कैसे ढूंढेंगे, मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस था, बहुत मज़ेदार प्रोसेस था। तो इसलिए जिससे जो लोग डरते हैं ग्राफ्स से, जो डरते हैं BFS वगैरह से, वो मत डरिए, बहुत सिंपल सा अच्छा यहाँ पर मैं समझा रखा है कैसे ये काम करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने DFS की तरफ। डेप्थ फर्स्ट सर्च और भी आसान है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, वो हम रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पहले, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा DFS वर्क कैसे करता है। चलते हैं अपनी PPT की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DFS क्या होता है, सबसे पहले सिंपल समझें। DFS मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि हम सबसे पहले डेप्थ निकालते हैं, मतलब उसकी डेप्थ तक चले जाते हैं, जहां तक हमें रास्ता मिलेगा वहां तक जाते जाएंगे और ढूंढ के निकालेंगे अपने एलिमेंट को। कैसे करेंगे वो समझते हैं। लेट से इसके अंदर भी देखो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और हमें इसमें कुछ ढूंढना होगा। लेट से हमें यहाँ पर 100 ढूंढना है, जैसा हमें पहले 100 ढूंढना था। स्टार्टिंग पॉइंट इस बार हम चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर इस टाइम पर 1 कर लेते हैं, समझने में आसान हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ आराम से बनता चला जाएगा। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम कर रहा होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च कहता है कि भाई आप नेक्स्ट नोड पर चले जाओ और तब तक चलते जाओ जब तक आपको रास्ता मिल रहा है, ठीक है, या जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है। रास्ता मिल रहा है, एलिमेंट नहीं मिला है, प्लस रास्ता मिला है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अगर हमें 2 ढूंढना होता और हम इस रास्ते पर चले गए होते तो ये यहीं पर ही एंड हो जाता मेरे पास में, ठीक है ना, एंड हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मेरी सर्च यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो मैं यहीं पे रुक जाता। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर 100 ढूंढना था, 2 नहीं ढूंढना था, 100 ढूंढना था अगर मेरे पास में, तो मेरी सर्च यहाँ पर एंड नहीं होती। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमें उस रास्ते पर तब तक जाना है जब तक हमारी सर्च खत्म ना हो जाए आइदर, या फिर रास्ता खत्म ना हो जाए, तब तक उस रास्ते पर चलते ही चले जाना है। इसके अंदर कोई वन स्टेप गो हेड नहीं करना। तो चलो देखते हैं कैसे काम करता है ये। अब हमने क्या करा, हमने अपना जो ये स्टार्ट किया है, सर्च करना स्टार्ट किया है, वो 1 से स्टार्ट किया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 रास्ते बनते हैं, आइदर मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। बताओ किधर की तरफ जाऊं, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट का अगर आपका मन करा तो चलो एक काम करते हैं, हम राइट पर जाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम राइट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। राइट से स्टार्ट किया, हम गए इधर की तरफ में, हम पहुंचे 3 पर, ठीक है ना। 3 को कंपेयर करा, क्या ये 100 है, नहीं है। अब हम किधर जा सकते हैं, आइदर 6 जा सकते हैं यहाँ पर, या हम यहाँ पर 7 पर जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी तक हम राइट गए थे तो अभी भी हम राइट ही जाते हैं और अपना 7 पर चले जाते हैं, ठीक है ना। 7 पर चले गए। अब इसके बाद में हमारे पास में कौन सा रास्ता अवेलेबल है, हमारे पास में अवेलेबल है 8, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ है नहीं। 8 पर हम चले गए। अब हमारे पास 3 रास्ते अवेलेबल हैं, आइदर मैं 6 पर जाऊँ, 5 पर जाऊँ या 4 पर जाऊँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ 6 पर। मैं यहां से गया 6 के ऊपर, 6 पर जाके देखा, ठीक है, यहां पर ये मेरा था, इसमें 100 नहीं है तो मैं इससे आगे जाऊंगा। 6 से कौन से रास्ते जाते हैं, 8 जाता है और 3 जाता है। अभी यहां पर हमारे पास में पॉइंट आ जाता है कंसर्न का कि या तो हम यहां पर जाएंगे 3 पर या जाएंगे 8 पर। लेकिन भाई 3 और 8 तो ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुके हैं। अगर 3 एंड 8 ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुके हैं तो हम एक और कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है, बैक ट्रैकिंग का। तो हम बैक ट्रैकिंग करते हैं कि जिस पाथ से हम आए थे उसी पर ही पिछले स्टेप पर जाकर देखेंगे क्या कोई और रास्ते तो नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पर आ गए हैं यहां पर तो सारे के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं।
तो हम उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या यहाँ से कहीं कोई नए रास्ते हैं। तो कहाँ जाएंगे हम 3 पर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये वो रास्ता है नहीं जहाँ से ये आया है। ये कहाँ से आया है, ये तो भाई 8 से आया है। तो मैं बैक ट्रैक करूंगा 8 की तरफ। ठीक है, मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ 8 की तरफ। तो करते करते मैं वापस कहाँ पहुंचा, 8 पे। ठीक है, कैसे कैसे गए थे हम, पहले 1 पर गए थे, 1 से गए थे हम 3 पर, 3 से गए थे हम 7 पर, 7 से गए हम 8 पर, 8 से गए हम 6 पर, और 6 से वापस कहाँ पर हम आ गए 8 के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से गए। अब 8 पे जाने के बाद में क्या हुआ, अब मेरे पास फिर दोबारा 2 रास्ते आ जाते हैं। एक मेरे पास 5 आ जाता है, एक मेरे पास 4 आ जाता है। अब मैं किधर जाऊं, मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं 5 पर। ठीक है ना, मैं गया 5 पर, मैं यहां पर पहुंचा। यहां पर पहुंच के देखा कि क्या ये 100 है, नहीं भाई ये 100 नहीं है। तो मैं यहां पर 5 पर भी पहुंच गया। ठीक है ना, फिर मैं और इससे आगे रास्ता है क्या अवेलेबल, 2 रास्ते हैं यहाँ पर। मैं 8 पर जा सकता हूँ और 2 पर जाता हूँ। 8 पर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, हम यहाँ पर देख चुके हैं, और 8 ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है। तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा मेरे भाई अब इधर की तरफ 2 पर। मैं 2 पर पहुंच गया यहाँ पर, भाई वेरी गुड, 2 पर पहुंच गया। यहाँ से हम 2 पर पहुंच गए आगे। 2 पर जाने के बाद क्या होगा, 2 ऑलरेडी क्या 100 के बराबर है, नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रेवर्स है, नहीं हो चुका। तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। अब ये बात 2 रास्ते बनते हैं कि मैं या तो 1 पर जाऊँ, ठीक है ना, या मैं 4 पर जाऊँ। कहाँ पर जाऊंगा, 1 तो ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, हम यहाँ पर देख चुके हैं, 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम वहां पर तो जाएंगे नहीं, हम उधर जाएंगे जहां पर नहीं गए हम। ठीक है ना, 4 पर नहीं गए, 4 हमारे इसके अंदर कहीं पर भी लिस्ट में नहीं है ट्रैक के अंदर। तो हम कहां पर जाएंगे, 4 पर चले गए। ठीक है जी, 4 भी मैंने यहां पर लिख दिया। अब 4 के आगे कोई रास्ता है, 4 के आगे रास्ता आइदर 2 है या 8 है। तो 2 हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। 8 ऑलरेडी हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। और क्या इसके बाद और कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मैं क्या करूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई आप एक काम करो, बैक ट्रैक करके देखो कि क्या आपके पास में क्या कहता है कोई और रास्ता है। मैं बैक ट्रैक करके पहुंचा वापस 2 पर, मैं यहां पर पहुंचा। यहां पर बैक ट्रैक करने के बाद यहां भी बैक ट्रैक करना पड़ेगा। कौन कौन से रास्ते हैं मेरे पास में, इसके पास में 2 रास्ते हैं। ठीक है ना, ये भी, इसमें 4 भी हो चुका है और 1 भी हो चुका है। तो हम इससे ही बैक ट्रैक करेंगे, ये रास्ता भी हमारे लिए फिजिबल नहीं है, बचा नहीं है। इससे बैक ट्रैक करके कहां पहुंचेंगे, 5 पर। 5 से कोई बैक ट्रैक, कोई और रास्ते नहीं जा रहे, तो बैक ट्रैक करके कहां पहुंचूंगा, मैं यहां से वापस पहुंचूंगा 8 पर। ठीक है ना, 8 पर पहुंच गया। क्या 8 से कौन कौन से रास्ते आ रहे हैं भाई, 6 जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, ये भी कवर कर चुका है, ये भी कवर कर चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक ही करना पड़ेगा। मैं बैक ट्रैक करूंगा। बैक ट्रैक करने के बाद मैं कहां पहुंचा, 7 पर। 7 पर पहुंच के देखा क्या यहाँ से कौन कौन से रास्ते हैं, ये तो ऑलरेडी कवर कर चुका है। यहाँ पर जाके देखेंगे ये बैक ट्रैकिंग का रास्ता है, तो मैं बैक ट्रैक ही कर लूंगा, और कोई रास्ता है नहीं तो इसको बैक ट्रैक फिर करना पड़ जाएगा। ठीक है, बैक ट्रैक यहाँ पर करा, फिर यहाँ पर आकर देखा कि ऐसे कोई और रास्ते हैं। एक 6 का रास्ता है, लेकिन ये 6 तो भाई ऑलरेडी कवर हो चुका है मेरा। तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस बैक ट्रैक करूंगा। बैक ट्रैक करके वापस 1 पर पहुंच गया, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं वापस वहां पर पहुंच गया। इससे पहुंचने के बाद मुझे क्या पता चला कि भाई मैंने पूरा का पूरा ट्री चेक करके देख लिया है, ऊपर नीचे आगे जाके पीछे जाके दाएं जाके बाएं जाके सब जगह देख लिया है। पूरे ट्री के अंदर मुझे 100 कहीं नहीं मिला है, कोई मैंने रास्ता नहीं छोड़ा है। और क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुंच गया वापस, तो यानी कि मेरा पूरा का पूरा ट्री ट्रेवर्स हो चुका है, पूरा पूरा ग्राफ मेरा ट्रेवर्स हो चुका है। तो इसको कहते हैं हम डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये चीज समझ में आ गई है। पहले हम जाएंगे, पूरे के पूरे सारे रास्ते खंगोल लेंगे और वापस बैक ट्रैक करके हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा पहुंच गए, वहां पर हमारी अपनी सर्च एंड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। दैट्स इट, ये हमें करना होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। किस किस रास्ते पे गए और कहां से वापस आए, वो सारा हम लिखते चले जाते हैं, पता चल जाता है हम कहां से जा रहे हैं, या बैक ट्रैक से बेसिकली पता चल जाता है हम सारे के सारे कहां से आए कहां से गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इन शॉर्ट हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर सिंपल सा ये कह सकते हैं कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पूरा का पूरा ट्री हम वर्टेक्स बाय वर्टेक्स थ्रू ऑल द एजेस ट्रेवर्स करके देख लेंगे, और वापस बैक ट्रैक करते हुए अपने नोड पर, अगर हम वहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ जाएंगे। इससे हमारा ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया है, हमारा पूरा का पूरा ग्राफ ट्रेवर्स हो चुका है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। या फिर हमें कोई एलिमेंट मिल गया है तो हम बीच में से भी उसको रिटर्न ट्रू करके बाहर निकल जाएंगे और उसको बता देंगे कि भाई मेरा एलिमेंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है ना, ये चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन डीएफएस का और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो जस्ट लाइक दिस बीएफएस जो से हमने यहाँ पर डिफाइन करा था, इसके अंदर जो भी इसका गोल जो भी हमें ढूंढ के लेके आना है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और हमें उसका जहाँ से भी रूट उसको क्रिएट करना है, जहाँ से भी हमें अपना जो ट्रेवर्सल स्टार्ट करना है वो डिफाइन करना पड़ेगा।
तो वो हम यहाँ पर भी डिफाइन कर लेते हैं। डीएफएस के अंदर भी हमें ये डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो है गोल पता चल गया और वर्टेक्स वो हो गया, वी मेरे पास वो हो गया जो वो वाला वर्टेक्स जहाँ से हमारे पास में ये ट्रेवर्सल स्टार्ट करना पड़ेगा डेप्थ फर्स्ट सर्च का, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी हम जो भी हमारे पास में एडजेसेंट मैट्रिक्स थी जो सिमिलर हमारे पास में यहाँ पर था, ये बीएफएस का, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये उठा लेते हैं जितने भी, क्योंकि यहाँ भी हमें इसके एडजेसेंट देखने ही पड़ेंगे, है ना। जो भी हम पाथ ढूंढ के लेके आ रहे थे, जहाँ भी हम ट्रैक करते जा रहे थे डेप्थ में, जहां भी रास्ता मिलता जा रहा हो, कहाँ से मिल रहा हो, यहीं से तो मिल रहा है कि भाई इसके एडजेसेंट कोई भी है, जो भी है वहां पे घुसते चले जाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है ना। तो जो भी पहले मिलता जाएगा उसके अंदर चलते चले जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर इसकी तो हमें जरूरत पड़नी है, तो मैंडेटरी हो गया। दूसरा सिमिलर टू दिस, जैसे डिस्कवर्ड एरे हमने यहाँ पर डिफाइन करा था, ठीक है, और उसको ट्रू करते चले जा रहे हैं ये ट्रैक करने के लिए कि कौन कौन सा हमने ट्रेवर्स कर लिया है। सेम उसको हम यहाँ से भी उठा लेते हैं और इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई कौन कौन सा हमारे यहाँ पर में ट्रेवर्स हो चुका है। ये मुझे पता चल गया, जो भी डिस्कवर्ड हो चुका है कि यहाँ पे क्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पर एरे डिफाइन कर दे रहे हैं, जो भी हमारे पास में डिस्कवर्ड हो चुका है हम उसको यहाँ पर ट्रू कर देंगे, जिससे हम उसको बार बार लूप के अंदर ना घुसें। और जो भी हमारे पास में ये वर्टेक्स है जहां से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये अब वी की वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है, यही मेरे पास में जो है उसका ट्रैक होगा हर एक टाइम पर। जो है मेरे पास नया स्टार्टिंग यहाँ पर ये बन जाएगा, इसी को हम चेंज कर रहे हैं। तो हम वी को कंसोल कर लेते हैं, ये हमारे पास में ट्रैक होगा उसका। तो ये मेरे पास में जो उसका ट्रैक है वो मैं उसको रखता जा रहा हूँ। यहाँ पर जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ये वी है, तो मेरे पास वी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पर जो मेरा वी की पोजीशन है वो मेरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास में नेक्स्ट वर्टेक्स वहां पर पहुंच जाएगा और उस वर्टेक्स पर जाके हम इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, तो हमारे पास नया वी आ जाएगा। इसलिए हमें इसमें ट्रैक को मैनेज करने में कोई दिक्कत आनी नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पर ये एडजेसेंट इसके हमारे पास में वर्टेक्स मिलेंगे उसके ऊपर एक लूप चलाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वर्टेक्स जैसे मिला, सेकेंड मिला, थर्ड मिला, फर्स्ट वर्टेक्स के ऊपर लूप चलाएंगे। हम उसको अपना एक एलिमेंट समझेंगे, मतलब वो हमारे पास में नया स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हम उसको दोबारा रिकर्सिवली इसी मेथड में पास कर देंगे, जिससे कि वहां से आगे हम देखना स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो एक लूप चलाएंगे और उसको रिकर्सिवली कॉल करके देखेंगे कि वहां से आगे रास्ता क्या बनता है। तो क्या करेंगे, एक लूप चलाते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर एक लूप चलाया है जो कहाँ पर जाएगा, जो इसके एडजेसेंट हमारे पास में वर्टेक्सेस हैं उसकी लेंथ के बराबर लूप जाएगा। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था वही सेम यहाँ पर हमने किया है, इधर चलाया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो ये एलिमेंट है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसको उठा लेना है, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट से मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी वहां पर वर्टेक्स है उसको लेट से मैंने W नाम दे दिया, ठीक है ना, W नाम दे दिया। अब इसके अंदर क्या करूंगा, अगर ये वाला जो वर्टेक्स है जो मेरे पास में मेरे को मिला है W, अगर ये मेरा इस लिस्ट में नहीं है, ये डिस्कवर्ड वाली लिस्ट के अंदर नहीं है, तो एक काम करता हूं, अगर ये मेरा डिस्कवर्ड, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर मेरा डिस्कवर्ड लिस्ट के अंदर नहीं है मेरा ये वाला नोड, तो एक काम करो, इस मेथड को दोबारा कॉल कर दो। मैं इसको रिकर्सिवली कॉल कर लेता हूं, दिस डॉट ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा W मेरे पास में, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। तो मेरे पास में नया ये बन गया, ठीक है ना। ये दोबारा इसके अंदर जाएगा, दोबारा इसको डिस्कवर्ड को करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक गड़बड़ ये हो रही है कि मैंने जैसे ही यहाँ पर इसको कॉल करा, ये दोबारा इस लूप के अंदर जाएगा, दोबारा डिस्कवर्ड को ट्रू मतलब कि एम्प्टी कर देगा। तो मेरा पास में जितना भी एलिमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है वो हमारे पास में दोबारा 0 हो जाएगा। तो हम बार बार इसको फेल करते चले जाएंगे, तो इन्फिनाइट लूप चलने के चांसेस हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर हम इसके अंदर मेमोराइजेशन करेंगे। हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस जो हमने डिस्कवर्ड के अंदर जो हमने डेटा डाला हुआ है, जो भी हमने ट्रेवर्स कर दिया है, इसी को ही हम इसमें पास करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको डिस्कवर्ड को यहाँ से हटाकर इसको इसका इनपुट बना लेते हैं, ठीक है ना। एक एम्प्टी एरे यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे पास में ये डिस्कवर्ड जो है यहाँ पर को मैं स्टार्टिंग के अंदर ट्रू कर दूंगा, और दूसरा काम क्या करूंगा, मैं इस डिस्कवर्ड को यहां पर पास कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसके अंदर पास करूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास में जो भी इसकी अपडेटेड वैल्यू वो हमेशा प्रिजर्व्ड रहेंगी, कि जो भी हमने ट्रेवर्स कर लिया है वो दोबारा ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज मेरे पास अगर यहाँ पे प्रिजर्व्ड रहेंगी तो मेरे को बार बार लूप नहीं चलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करा, अपना इस डिस्कवर्ड को यहाँ पर मेमोराइज कर लिया, और मेमोराइज करने के बाद में इसको यूटिलाइज कर रहा हूं थ्रू आउट द मेथड, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है, ठीक है ना, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ चीजों का बेसिक ध्यान रखते हैं। जिन्होंने हम रिकर्सिव वाली, जिन लोगों ने हमारी रिकर्सिव वाली वीडियो नहीं देखी है, वो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसको पिन कमेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो में जाकर उसको देखें, समझें, आपको रिकर्शन पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर रिकर्शन इंप्लीमेंट हमें करना पड़ रहा है, हम इसको रिकर्सिवली इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं,
तो इसके अंदर दो चीज़ होती हैं। रिकर्सिव फंक्शन को बनाने के लिए एक हमें उसका बेस केस डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसके बाद रिकर्सिव कॉल डिफाइन करनी पड़ती है। और रिकर्सिव कॉल तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, लेकिन बेस केस क्या होगा? बेस केस वो होगा जब हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा, या तो हमें हमारा एलिमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास में मेरा एलिमेंट मिल गया तो मैं क्या करूंगा, वहां से रिटर्न करके ट्रू करके बाहर निकल जाऊंगा। तो वो कैसे पता चलेगा मुझे मेरा एलिमेंट मिल गया है? जब भी मेरे पास में ये डिस्कवर्ड के अंदर उस एलिमेंट का फर्स्ट ट्रू इंसिडेंस मिलेगा, उस केस के अंदर मैं कह दूंगा कि हाँ भाई मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया। मतलब कि जैसे ही वो इसके अंदर घुसा, इस डिस्कवर्ड वाले एरे के अंदर घुसा, मुझे पता चल जाएगा मेरा एलिमेंट मिल गया है। तो मैं एक चेक लगा लूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चेक लगा दूंगा कुछ भी करने से पहले। ये मेरा बेस केस हो गया। इफ मेरे इस डिस्कवर्ड के अंदर ये गोल मुझे मिल गया है, ठीक है ना, जैसे ये एलिमेंट मुझे मिल गया, ये ट्रू आ गया मेरे पास में, जैसे मैं देखूंगा यार इसके अंदर ये जो गोल वाला एलिमेंट है ये अगर मेरे पास में ट्रू है, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया है, उस केस के अंदर आप रिटर्न कर दो, उसके अंदर आप इसके अंदर यहाँ पर इसको रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है ना। तो मैंने इसको रिटर्न ट्रू कर दिया। दूसरा सिचुएशन क्या होगी कि अगर ये मेरा बेस केस बन गया कि भाई मेरे को जैसे मेरा गोल मिला मैं उससे रिटर्न ट्रू कर दिया, और अगर मेरे को वो नहीं मिला तो मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, तो मैं उसको रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो ये चीज क्लियर समझ में आ गई है कि मेरा बेस केस तो ये डिफाइन हो गए। अगर मेरे को जैसे ही वो मिल जाता है एलिमेंट उसके अंदर तो मैं वहीं से वापस हो जाऊंगा और कह दूंगा कि भाई मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया। अगर नहीं मिला है तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन ये चलेगा, चलता जाएगा, लूप भी चला के देखेगा, दोबारा उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो वो फॉल्स रिटर्न करता चला जाएगा। तो मेरे बेस केस भी हो गया, मेरा रिकर्सिव केस भी यहाँ पर डिफाइन हो गया। इस तरीके से मेरा जो है यहाँ पर सर्चिंग जो है DFSQ कंप्लीट हो गई है, इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको चला के देख लेते हैं कि या इसके अंदर हमें सब कुछ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर BFS डिफाइन किया था, यहाँ पर DFS कर देते हैं। अब इसको DFS कर दिया, सब कुछ करा। कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मैंने दे रखा है फिलहाल 0 से, यानी कि A से स्टार्ट हो रहा है, और मुझे कहाँ तक क्या ढूंढना है, मुझे B ढूंढना है मुझे DFS के अंदर। इसको रन करके देख लेता हूँ क्या मेरे पास आउटपुट आता है। कुछ एरर मेरे पास में आ गया है, रूट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो रूट नहीं, यहाँ पर ये V आना है, वहां से ऊपर से कॉपी किया था तो गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर V आना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैंने करेक्ट कर लिया, रन करके देख लेते हैं अब इसके अंदर क्या होता है। तो ये मेरा ट्रेवर्स होके यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमने A से गए, A से B पे गए, और उसके बाद उसने कह दिया फॉल्स नहीं कहना चाहिए था, इसको ट्रू कहना चाहिए था। छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पर हमने ये भी चेक कर लिया है एक, और यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करके देख ले रहे हैं। तो हमारा बेस केस जो हमने यहाँ पर था थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर एक्चुअली में उसने क्या करा था, यहाँ पर से सीधा फॉल्स रिटर्न कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि जैसे ही अगर हमारे पास में डिस्कवर्ड के अंदर हमारे पास गोल मिल जाता है तो उस केस के अंदर हम इसको ट्रू करेंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स करेंगे। ये रिटर्न तब काम करेगा हमारे पास में कि हमें दोबारा उसके अंदर इसको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करता रहेगा, अगर मैं इसको नहीं लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूं, तो मेरे पास में इसको पूरा का पूरा ट्री जो है इसको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, ये पूरे रास्ते पर जाता ही रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करके देखता हूं तो अब देखोगे यहाँ पर इसने पूरा का पूरा ABCDEF सारा का सारा यहाँ पर इसने ट्रेवर्स करके देख लिया है, ठीक है ना। बस इसका ट्रैक यहाँ पर देखने के लिए कहाँ पर मेरे पास ये मिल गया एलिमेंट, इसको बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बीच में ही टर्मिनेट करवा दिया है, ट्रू रिटर्न करवा के। अदरवाइज क्या था कि हम यहाँ पर इस गोल को, जो हमारा इसका बेस केस है, इसको मॉडिफाई यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर इसको ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब यहाँ पर उसको डिस्कवर्ड के अंदर मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, अपना हम इसका ट्रैक देख लेते हैं। इसका ट्रैक बनता है A से B पे गया और उसको मिल गया, यहाँ से वापस हो गया, ठीक है। अगर उसको नहीं मिलता है, लेट्स से यहाँ पर हम इसके अंदर B1 इसके अंदर सर्च करते हैं और इसको फाइंड आउट करने करते हैं, तो ये क्या करेगा हमारे पास में, ये सारा का सारा इसके अंदर ढूंढेगा, ठीक है ना। इसने सारा का सारा ABCDEFG सब पे गया, उसके बाद फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसने पूरा का पूरा ट्री ट्रेवर्स करके देख लिया, सारा का सारा कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना, और सबको चेक करके कंफर्म करके बता दिया कि हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला है। तो इस तरीके से हमारा DFS इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है। आपको सारा का सारा बहुत अच्छे समझ में आ गया है। हमने इसके अंदर एक रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करी थी, जिसके अंदर हमने अपना एक बेस केस डिफाइन किया था, और ये बेसिकली हमने इसलिए किया था जिससे कि हमें पूरा का पूरा ट्रैक पूरा का पूरा ट्रेवर्स ना करना पड़े। जहाँ भी हमें हमारा रिजल्ट मिल गया वहां से हम ट्रू होके वापस आ जाएं, ठीक है ना। ये हमने करके यहाँ पर देखा है, और इसके अंदर सारे वही प्रोसीजर हमने फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग नोड बना रहे हैं, एक गोल उसमें पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग नोड से हम जाते हैं, उसके बाद उसके एडजेसेंट्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने उस वेरिएबल को उठा के रख लिया है। हम क्या करते हैं, उसके एडजेसेंट जितने भी वर्टेक्सेस हैं वहाँ पर उसके ऊपर लूप चलाते हैं।
हर एसी को इंडिविजुअल को एक नया स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम यहाँ से इसमें पास कर देते हैं रिकर्सिवली और उसमें जाके इसमें चेक करते रहते हैं। मेमोराइजेशन का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो भी हम यहाँ पर डिस्कवर्ड कर रहे हैं वैल्यू को, उसको हम बार बार पास कर रहे हैं, जिससे कि हमें बार बार उसी नोड को दोबारा ट्रेवर्स करना ना पड़े। अगर हम ये ना करते तो इसकी वजह से हमारे पास में एक तरह का इनफाइनाइट लूप बन जाता, क्योंकि हम इस डिस्कवर्ड को बार बार उस लूप के अंदर डालते रहते। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई है। इस तरीके से हमारा DFS का इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने सब कुछ इंप्लीमेंट करके देख लिया है, कैसे हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कैसे उसके अंदर ऐड करते हैं वर्टेक्स, कैसे उसके अंदर एज ऐड करते हैं, कैसे उसके अंदर सर्चेज हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, कितने तरीके के ग्राफ होते हैं, कितने तरीके के ग्राफ होते हैं, अनवेटेड ग्राफ होते हैं, वेटेड ग्राफ होते हैं, साइक्लिक ग्राफ होते हैं, एसाइक्लिक ग्राफ होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। ये सब कुछ हमने इसके अंदर देखा है। ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से हो सकते हैं, कितना डिफरेंट वैरायटी, कितना वास्ट वे में हो सकता है, वो हम कर चुके हैं इसके अंदर। किसी भी ग्राफ को हम कैसे डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने इसके अंदर दिखाया है। कैसे हम एज लिस्ट डिफाइन करते हैं मेमोरी के अंदर, कैसे हम एडजेसेंट मैट्रिक्स करते हैं, कैसे हम एडजेसेंट लिस्ट को डिफाइन करते हैं, वो भी हमने इसके अंदर कवर अप कर लिया था। उसके बाद में हमने देख लिया था कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया था कि हम कैसे उसको एरे फॉर्मेट में कर रहे हैं, कैसे उसको मैट्रिक्स को डिफाइन में कर रहे हैं और कैसे हम इसको एडजेसेंट लिस्ट के फॉर्मेट में कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद में हमने BFS को निकालने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करके देख लिया था। पूरा कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप्स भी हमने फॉलो करके देख लिए थे। उसके बाद में वो किस तरह से डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है हमारे पास में स्टेप बाय स्टेप बढ़ के आगे जाता है, वो भी हमने समझ लिया था। इसको करते करते हम आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद में हमने देखा अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो कैसे काम करता है। इसको भी हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर भी घुसते चले गए। क्या हमने ग्राफ बनाया है, कैसे हमने उसको इंप्लीमेंट किया था, वो भी हमने करके देख लिया। हर एक चीज को हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख लिया है, ठीक है। वो भी सब चीज हम इसके अंदर देख चुके हैं। प्रोज एंड कॉन्स के अंदर हम ये कह सकते हैं, देखो प्रोज तो इसके बहुत सारे हैं, बहुत ही डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम डेटा जो है बहुत अच्छे तरीके से स्कैटर्ड करके रख सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा रख सकते हैं। यार हमारा पूरा ग्लोब जो है इसी के ऊपर वर्क कर रहा है, पूरा फेसबुक इसके ऊपर कर रहा है, गूगल इसके ऊपर काम कर रहा है, अमेजोन इस पर काम कर रहा है, सब इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा को रखना जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। बट इसके साथ एक कॉन ये भी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा हाई है, इसको स्केल अप करने में जो है बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। ऑल्दो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे Neo4j, इस तरीके के ग्राफ डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल हैं, बट स्टिल इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टफ होता है। ऑल्दो बहुत ही वर्सेटाइल यूज़ है, बहुत ही प्यारा यूज़ है, तो इसको जितना ज़्यादा यूज़ करो, जितना प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रीज़न उसके पीछे यही है कि उनको अपनी फास्ट परफॉर्मिंग एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना है। कस्टमाइजेशन इसलिए ज़रूरी है इसका जानना, जिससे कि हम वहाँ पर कस्टम डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकें, उनका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए हमें इसको कस्टमाइज वे में समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो को एंड करते हैं। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर फैमिली, स्टे विद योर लव वन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को, उतना ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन मिलेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। तो कीप प्रोमोटिंग मी, कीप मोटिवेटिंग मी। मेरे लिए भी यार छोटा सा काम आप कर ही सकते हो, एटलीस्ट ये लाइक बटन तो दबा ही सकते हो। कुछ कमेंट के अंदर ज़रूर लिखो यार, जिससे कि हम आपके साथ ज़्यादा बेटर इंटरेक्ट कर सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके की वीडियो बना सकें। लोगों के साथ शेयर कर दो यार, मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरे को थोड़ा प्रमोशन मिल जाएगा इसके अंदर YouTube के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप कोडिंग, स्टे विद योर फैमिली, स्टे विद योर पेरेंट्स एंड गुड बाय।